ओके चलिए, जैसा हमने हेडलाइन में कहा, बहुत शानदार दिन मार्केट के लिए। इस शो में अगले 1.5 घंटे श्रेया वीरू और मैं रहेंगे आपके साथ और बात करेंगे इन सब चीज़ों की। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं आज बाज़ार में किस तरीके की तेज़ी हुई। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ सीज़ फायर को बाज़ार ने आज बड़ी सलामी दी। इनफैक्ट निफ्टी में मैं तो कह रहा था कि शायद इस साल का सबसे बड़ा दिन, लेकिन 4 साल की सबसे बड़ी रैली, सबसे बड़ी इंटरडे रैली पिछले 4 साल की, और 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप एडिशन हुआ है। आज बीएसई लिस्टेड स्टॉक्स में सेंसेक्स और निफ्टी 3.5% तक ऊपर। फार्मा को छोड़कर अगर आप देखें तो सभी सेक्टर में इस समय जोश हाई, और ग्लोबल मंदी टलने की उम्मीद में निफ्टी आईटी ने लीड किया, उसे 6% ऊपर। मेटल्स इंडेक्स, ये दोनों सेक्टर हैं जो इस ग्लोबल वीकनेस या ग्लोबल स्ट्रेंथ का हिस्सा हैं। तो निफ्टी आईटी और निफ्टी मेटल्स दोनों में 6%, मेटल्स में 5.5%, आईटी में 6% की रैली। मिड कैप इंडेक्स 2000 पॉइंट की रैली, 10:1 का एडवांस डिक्लाइन। स्मॉल कैप इंडेक्स, यहाँ पर भी शानदार रैली, अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी। अब ये तेज़ी क्यों, ये बाज़ार में पहली दिवाली क्यों आई? देखिए, 3 मेन कारण हैं, 4 हैं वैसे तो अभी, लेकिन अभी 3 बताता हूँ आपको, फिर एक ऐड करूँगा मैं। भारत पाकिस्तान का जो सीज़ फायर है वो ऑब्वियसली, उसके अलावा यूएस चीन की जो ट्रेड डील हुई वो, उससे ग्लोबल मंदी घटने का, जो ग्लोबल मंदी का खतरा है वो घटा। और यूएस यूक्रेन की जो पीस डील है, हालांकि वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उनकी वजह से काफ़ी शानदार तेज़ी। श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल शानदार तेज़ी आज बाजार में देखने को मिल रही है। कारण बताए सर आपने, और देखिए, सीज फायर का ऐलान, भारतीयों का मनोबल तो मजबूत था ही, लेकिन भारतीय बाजार ने भी उसको सलामी दी। चौतरफा खरीदारी बाजार में आज हमें देखने को मिल रही है। कारण आपने बता दिए, लेकिन सवाल यहाँ से ये क्या कि अब सेंटिमेंट एकदम से सुधर गया है? ये जो रैली आज देख रहे हैं हम, ये परसिस्ट करती रहेगी? कितनी टिकाऊ लग रही है? अब ऐसे मूड माहौल में ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स क्या करें? टेक्सचर क्या है? लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है? कई सारे सवाल। बिल्कुल। देखिए श्रेया, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, मैं ना कई बार जब ये सीज फायर हुआ, मैंने रील बनाई थी, तो मैंने कहा था कि निफ्टी में 1000 से लेके 1500 पॉइंट तक की रैली हो सकती है। मैंने ये बात कही थी कि 1000 से 1500 पॉइंट की रैली हो सकती है। तब कुछ मैंने कहा था कि ये बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल दिया आपने, लेकिन मैं वेट कर रहा था कि ये मार्केट का प्राइस एक्शन आ जाए, वो अपने आप आंसर दे देगा। लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि मार्केट अगर युद्ध नहीं हुआ होता तो 25,000 पे होता। तो अब युद्ध अगर ख़त्म हो गया है तो 25,000 पर अगर निफ्टी है तो दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो देखिए, सबसे पहले जो एज एक्सपेक्टेड मार्केट ने सेलिब्रेट किया, सुबह एक बार के लिए आप खुल के हल्का सा नीचे आए, उसके बाद जैसे ही आपने 24,600 क्रॉस किया, 24,600 का हमारा थ्रेशहोल्ड था, अगर 24,600 क्रॉस हो गया उसके बाद लॉन्ग हो जाइए मार्केट में। और उसके बाद देखिए, मार्केट ने रुक कर नहीं दिया आपको, और कई बड़े फैक्टर्स हैं मार्केट के फेवर में। ग्लोबल फैक्टर्स भी पॉजिटिव है ऑब्वियसली। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही था, जो वॉर था। उसके अलावा यूएस चीन का जो ट्रेड टेंशन है वो ख़त्म हुआ, उसकी वजह से जो ग्लोबल मंदी है, हालांकि ऑन मार्जिन आगे जाकर वो हमारे लिए नेगेटिव होगा या नहीं ये तो बाद में समय बताएगा, लेकिन अभी के लिए तो मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। आई थिंक एक फैक्टर जो उस रशिया यूक्रेन से एक्चुअली बड़ा फैक्टर है, वो है मानसून का फैक्टर। जो एक बात आ रही है कि मानसून भी एक बम्पर रहेगा। मार्केट की दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, वॉर तो अभी की दिक्कत है। मैं बार बार एक चीज़ लोगों को बोलता हूँ, मार्केट पहले क्यों गिरा था? मार्केट पहले गिरा था अर्निंग्स की वजह से। ये तो वॉर तो बाद में आई, ट्रेड टैरिफ की चीज़ बाद में आई। हमारी मार्केट तो 26,200 का हाई लगा के उसके बाद पिछले सितंबर से मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया था। हमारी मार्केट, अगर आप मार्केट का 1 साल का चार्ट देखेंगे, हम गिरना कब शुरू हुए थे? हम पिछले सितंबर से गिरना शुरू हुए थे। सितंबर में हमने ऑल टाइम हाई लगाया था, वो देखिए आपके स्क्रीन पर है। सितंबर से लेके जो मार्च तक हम गिरे थे, उसमें ना तो टैरिफ का चक्कर था, ना उसमें वॉर का चक्कर था, ये तो बाद में आए। तो अब वो दोनों फैक्टर सुधर गए तो मार्केट ने काफ़ी हद तक रिक्लेम कर लिया। अब उससे पहले जो मार्केट गिरे थे वो अर्निंग्स की दिक्कत थी। तो अब उसमें अगर मॉनसून, आपका रेट कट, आपका टैक्स कट, अगर इन सब का तड़का जुड़ जाए तो मार्केट वापस जा सकता है ऑल टाइम हाई पर। देखिए, निफ्टी में अब आप लॉन्ग रहें और एक 24,550 का एक स्टॉप लॉस बना लें। अब हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, आज अटकने का जोन क्या था? 24,550। 24,550 अगर अटकने का जोन था और मार्केट वहाँ नहीं अटका तो अब वो सपोर्ट का काम करेगा। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर स्ट्रैटेजी 24,550 के स्टॉप के साथ लॉन्ग रहें, ऑल टाइम हाई की तैयारी करें। 24,600 तक की कोई भी डिप आपको मिल जाए, आप किसी भी कारण से मिल जाए, कोई भी कारण आ सकता है,
उसमें आप फिर बाय करें एक 24,550 के स्टॉप के साथ, और लॉन्ग पोजीशन अब आप कैरी भी कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ बताऊं, बहुत लोग कह रहे हैं कि हमने लॉन्ग कैरी कर लिया, मान लो ओवरनाइट के कुछ फ्रेश टेंशन होगी, तो ऐसे नहीं होता है। वो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इंटरवीन किया है, अब पाकिस्तान के बस की नहीं है अब इसके बाद इसमें कुछ और वो करना। प्लस अब हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि अगर दोबारा कुछ होगा तो वो एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अब आप भूल जाइए कि वो कुछ करने वाले हैं, और तो इस हिसाब से आप इसको ओवरनाइट भी कैरी करें। कल भी एक गैप अप मिलना चाहिए आपको। आज तो आप डे हाई पे बंद होंगे, उसके अलावा कल आपको एक गैप अप मिलेगा, उसकी भी तैयारी करिए अब आप। और बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है 56,000 जहाँ से हम फिसले थे वो लेवल वापस ओपन हुआ है, और 55,000 ये 54,500 से 55,000 का जोन था। आज सुबह हमारा बाय जोन था, आज का लो देखिए आप 54,555 समथिंग था, और 56,000 अब 54,800 अब आपका बेसिकली नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। चलिए अब वीरू के पास चलते हैं, आज इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या एक्शन रहा वो जानते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। मीनवाइल अभी अभी हमने वो 29 अक्टूबर के स्विंग हाई को बाइसेक्ट कर दिया है, माफ़ कीजिएगा 9 दिसंबर के स्विंग हाई को, यानी 24,843 पे हम पोस्ट 29 अक्टूबर अब तक के सबसे हाईएस्ट लेवल पे हैं। निफ्टी आईटी अनुज शानदार मूव 2243 अंक, तो मैं यहाँ पे आईटी से ही स्टॉक्स को पिक करूँगा। परसिस्टेंट अभी अभी इसने इस पूरी रेंज को बाइसेक्ट किया है, जाके 20 फरवरी के स्विंग हाई को रीटेस्ट किया है, स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट करता हुआ 7% ऊपर है। बट अगर आप क्वांटम ऑफ शॉर्ट कवरिंग को देखें और फ्रेश बाइंग को देखें, लग रहा है कि अनुज मिड कैप आईटी में अभी और ये मोमेंटम रहेगा, और ये इस वीक की स्टार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नोट पे हो रही है आईटी के लिए। न्यूज़ और समीकरण के हक में है, तो ये अच्छा करता हुआ। और कहाँ कहाँ पे अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग है, एक बार आप टेक महिंद्रा लेके आइएगा। मैं टेक महिंद्रा पे जाऊंगा, यहाँ पर भी काफ़ी शॉर्ट्स एडिट थे, और अनुज आज इसने 2 एवरेजेस को एक साथ पार किया, 200 और साथ ही साथ 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, और जाके ये हिट कर रहा है अपना वो पॉइंट जो कि 20 फरवरी का ब्रेकडाउन पॉइंट था। तो टेक महिंद्रा और साथ ही साथ कोफोर्ज एक मिड कैप आईटी से मैं पिक कर रहा हूँ यहाँ पर। और एक स्क्रीन पर जो अभी अभी मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, दैट्स एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 601 पे। जरा प्लीज एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का ओआई रखिएगा। देखिए आईटी को पिक करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इट्स इन मोमेंटम, बट एलआईसी में 601.55 मैं स्क्रीन पे प्राइस लिख लेता हूँ। अभी अभी मोमेंटम शुरू हुआ है, आज के सेशन में इसने 200 में पार किया, और अच्छी शॉर्ट कवरिंग के बाद फ्रेश बाइंग यहाँ पे इमर्ज होती हुई। तो ये 3 स्टॉक्स जिस पर नजर रहेगी, और इनफैक्ट लार्ज कैप आईटी में आप एक HCL टेक्नोलॉजीज पर भी नजर आ सकते हैं। पर अनुज, ये यूएस और चाइना की ट्रेड डील एग्जैक्टली जो हम स्केप्टिकल हो गए थे, हम थोड़े बहुत, अगर आप देखें जो घबराहट थी कि कहीं यूएस इकोनॉमी चरमरा न जाए, इस यूएस के जो टैरिफ की वॉर शुरू हुई थी उसके बाद सबसे बड़ा आई थिंक पेज था यूएस चाइना। क्या लग रहा है आपको, अब वो दिक्कत, वो पशुपेश, वो डर, वो फियर आउट ऑफ पिक्चर है? क्या आईटी एक बेटर रिवॉर्ड होल्ड करता है इस प्राइस पे? मेरे ख्याल से आईटी में तो आज एक अब फ्रेश रैली की शुरुआत हुई है। कई बार ना हम एक भूल कर जाते हैं कि अब मैं 5 या 6% ऊपर कैसे ले लूँ, है ना। आज सुबह बिग स्टॉक्स में आई थिंक हमने इन्फोसिस की बात की थी वीरू। वो इन्फोसिस इसलिए लिया गया था क्योंकि वो एक सेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव था और कुछ नहीं था, कोई न्यूज़ तो थोड़ा थी स्टॉक में इसके लिए। लेकिन इन्फोसिस हमने इसलिए लिया क्योंकि भाई अब वो क्लियरली दिख रहा था वहाँ पे, कॉन्टूर्स आने बाकी थे और कॉन्टूर्स एकदम बेस्ट केस आए। अच्छा, चाइना क्यों 10% लगा रहा है अमेरिका के ऊपर टैरिफ वापस? क्योंकि चाइना को भी पता है कि अब ये डील होनी है। 90 डे पॉज का क्या मतलब होता है? 90 डे पॉज का मतलब है कि वो नहीं होने वाला है बेसिकली। 90 डे में अच्छी खासी डीलें हो जाती हैं बेसिकली। तो आईटी कहाँ से गिरा था? आई थिंक 46,000 से गिरना शुरू हुए थे। आई थिंक 6 महीने का चार्ट रखें एक बार जरा। निफ्टी आईटी का 46,000 से गिरना शुरू हुए थे हम, 31,000 तक गए थे हम मेरे ख्याल से। ये मैं मोटा मोटी बता रहा हूँ, जो मेरी मेमोरी बता रही है मुझे। 46,000 से 31,000 तक हम गए थे। तो 15,000 पॉइंट इंडेक्स गिरा था। अब उस 15,000 में से आज के लेवल पे हम ऑलमोस्ट हाफ रिट्रेस कर चुके हैं। जितना गिरे थे उसका हाफ रिट्रेस कर चुके हैं, बाकी हाफ क्यों नहीं रिट्रेस कर सकते? अच्छा, एक और चीज़ आपको याद होगा, आईटी कंपनियों के नंबर भी इतने ख़राब नहीं आए थे और ना उनकी कमेंट्री इतनी ख़राब थी। उन्होंने ये भी कहा था कि अब तक तो हमारे कोई ऑर्डर इतने ज़्यादा हिट नहीं हुए, तो अब हो सकता है कि हो ही ना, वो हिट ही ना हो। तो वो एक बिल्कुल बड़ा पॉजिटिव हो सकता है आईटी कंपनियों के लिए। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं। श्रेया, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं।
बिल्कुल, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेते हैं पहले, और जिस तरीके से शानदार तेज़ी आज बाजार में हमें देखने को मिल रही है, तो शुरुआत करेंगे उन शेयर्स के साथ जहां पे खरीदारी होती हुई आज सबसे पहले दिखी है। अडानी ग्रुप्स के स्टॉक्स में आज तेज़ी है। सबसे पहले वही स्टॉक्स आपको स्क्रीन पर दिखेंगे, लेकर आते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस देखिए, यहाँ पे तेज़ी बनती हुई नजर आएगी। इसके अलावा आप कुछ स्टॉक्स देखें तो श्रीराम फाइनेंस, साथ ही इन्फोसिस, HCL टेक जैसे में पूरा IT पैकेज जिस तरीके से आज तेज़ी है वहाँ पे देखने को मिलेगी तेज़ी। इसके अलावा आप वायदा बाजार से देखें तो HFCL, इस स्टॉक में शानदार खरीदारी होती हुई नजर आई। एक बार वायदा बाजार वाला प्लेट रखते हैं आपके स्क्रीन पर। ओरेकल फाइनेंशियल, टीटागढ़ सिस्टम, सेल। आज यहाँ पे देखिए रेलवे स्टॉक्स में भी, चुनिंदा रेलवे स्टॉक्स में भी खरीदारी होती हुई नजर आएगी। बिरला सॉफ्ट अगेन IT पैक, यहाँ पे देखिए 9% की तेज़ी होती हुई नजर आई। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर डेंट भी पड़ता हुआ नजर आया। चुनिंदा फार्मा स्टॉक्स दिखेंगे आपको। सन फार्मा उसमें से 3.5% से ज़्यादा गिर कर रहा है कारोबार। इंडसइंड बैंक में आज मुनाफा वसूली काफ़ी देखने को मिल रही है, 3.5% से ज़्यादा गिर गया। सोलर इंडस्ट्रीज़ लगभग 1.5% की गिरावट, और हैल में आज मुनाफा वसूली लगभग 1% के करीब हमें देखने को मिल रही है। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पैनल से आपको मिलवाते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे SMFIS के शरद अवस्थी जी, टेक्निकल कॉल्स रहेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, कविता जैन और अमित सेठ से 2:20 पर US चीन के बीच ट्रेड डील पर डिटेल्स लेकर आएंगे हॉर्मास फटाकिया, और 2:25 पर यतिन मोता बताएंगे आपको IT और मेटल में जोरदार तेजी आखिर क्यों है। साथ ही बताएंगे आपको कि फार्मा शोरूम में सुस्ती क्यों है। 2:30 विनी बताएंगे आपको इंडिगो क्यों आई ऊंची, इंडिगो में एक ऊंची उड़ान क्यों है। 2:35 पर दीपाली राणा से समझेंगे हीरो मोटो और टाटा मोटर्स के नतीजों का अनुमान। साथ ही वही बताएंगे आपको कि भारतीय एयरटेल के नतीजों का प्रीव्यू क्या रहेगा। यतिन मोता और सिप्ला के नतीजे भी कैसे रह सकते हैं ये बताएंगे कंचन नौटियाल। 2:45 पर मिताली जैन बताएंगे आपको प्रमोटर्स ने कहाँ कहाँ हिस्सेदारी बढ़ाई। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे पेडिग्री एडवाइजरी के फाउंडर दिलीप भट्ट जी। 3:05 पर यतिन मोता बताएंगे आपको डीलिंग रूम में किन शेयरों पर फोकस है। 3:10 पर अनुज जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए हमारा पैनल तैयार है और निफ्टी इस समय करीब करीब 835 पॉइंट ऊपर 24,850 की दहलीज पर। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या ट्रेड ले रहे हैं? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा, IT स्पेस से। इस पे जो तेजी है और ब्रेकआउट मिला है, ब्रेकअवे गैप, उसके हिसाब से लगता है इसमें आज किस हिसाब से नहीं देखना है, आज और कल के हिसाब से लेना चाहिए। ट्रेड करा है 1569, स्टॉप लगाना चाहिए 1550, करीब 19 रुपए का। नियर टर्म टारगेट करीब मेरे ख्याल से 1600 1650 भी पॉसिबल है नेक्स्ट कल तक के लिए। टेक में ओके, टेक में था जिसका मैं जिक्र कर रहा था, यहाँ पे स्टैट्स अच्छे थे चार्टिकली, और स्पेशली अगर आप आरडी चार्ट्स भी देखें तो टेक महिंद्रा इंप्रेस कर रहा था, इसलिए मैंने इसका मेंशन भी किया था। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए टाटा एलेक्सी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर करीब 7-8 सेशन से 100 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस स्टॉक फेस कर रहा था, लेकिन आज स्टॉक ने फ्रेश प्राइस ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे 5964 के स्टॉप लॉस से। 5964 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 6300 तक के 6300 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 6100 वाला 6100 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। ये 194 पे ट्रेड हो रहा है, इसमें आपको 129 का स्टॉप लॉस लगाना है और 300 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, टाटा एलेक्सी डे हाई पे 6.25% की तेजी। मानस जी की खरीदारी कर रहा है यहाँ पे। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपका पिक? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मोमेंटम है IT में, और जहां मोमेंटम काफी है दैट इज कोफोर्ज। अपने प्रीवियस पीक 8250 के ऊपर ये काउंटर निकला है, ये फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। तो 8750 9000 के प्राइस टारगेट के लिए कोफोर्ज पर आप बाय ट्रेड लें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें 8000 रुपए का। कोफोर्ज 8000 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, डेफिनेटली IT और मिड कैप IT में अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। काफी सारे स्टॉक्स यहाँ पे कवर भी हो गए हैं, लेकिन उसके अलावा जो मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस एक अच्छे खासे बेस बना के प्रीवियसली बाहर आया है, काफी अच्छी रैली देखी थी। पिछले जो 3-4 दिनों का पुल बैक टुवर्ड्स ट्रेंड में आया था, दैट वाज मोर ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इन एन अपगोइंग ट्रेंड। तो इसे बाय करें। 1410 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1480 तक के टारगेट्स रहेंगे रिलायंस में।
ओके, टेक्निकल कॉल्स यहाँ पे पूरी हो गई। सिंस रिलायंस पे बाय कॉल है तो याद रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कृपया एक सलाहकार की राय, निजी सलाहकार की राय जरूर रखें। मार्केट से डे हाई और इस बीच शरद अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद जी, आज हर तरफ से अगर आप देखें बाजार के लिए एक अच्छी खबर थी, तांता लगा हुआ था जिसे कहते हैं, और रिएक्शन भी बाजार का ठीक उसी प्रकार उसी अनुपात में है। अभी क्या लगता है, जिस प्रकार के ट्रिगर्स हैं हमारे पास, उसमें आपको सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड रखने वाली बास्केट लग कौन सी रही है? आपका कॉल क्या रहेगा, कौन सा स्टॉक पिक करेंगे आप आज? देखिए, जनरली बास्केट के तौर पे मुझे लगता है एनबीएफसी से काफी इंटरेस्टिंग स्पेस रहने वाली है आने वाले समय के लिए। हालांकि आज की रिकमेंडेशन एनबीएफसी स्टॉक नहीं है, बट अगर आप एक बास्केट की बात करें तो मुझे लगता है एनबीएफसी एक स्पेस रहेगी जिसपे हम खासा ध्यान देना चाहेंगे आने वाले 6 महीने साल भर में। आज की हमारी रिकमेंडेशन है हीरो मोटोकॉर्प। कंपनी ने डिसेंट करेक्शन देखी है। अगले साल में लगभग 275 रुपए के आसपास की अर्निंग्स आएगी, और आपका एथर और जो फाइनेंस बिजनेस है उसकी 200 रुपए और पकड़ लीजिए, 18 का मल्टीपल आसपास मिलता है। तो हमारे हिसाब से एक साल में 5100 रुपए के आसपास के लक्ष्य के लिए हीरो मोटोकॉर्प में बढ़िया बेट होनी चाहिए। रिसेंटली यूलर जो अक्वायर की है, मेरे हिसाब से उससे जो एक शायद सुगबुगाहट चल रही थी ऑटो शोज वगैरह में 3 व्हीलर 2 व्हीलर कन्वर्जन, उसको भी सपोर्ट मिलेगा। प्लस इलेक्ट्रिक में 2 व्हीलर 3 व्हीलर में प्रेजेंस बढ़ जाती है। इसके अलावा एथर के आईपीओ के बाद और एथर की सक्सेस और वीडा की लो प्राइस एंट्री जो है उसकी वजह से भी उनको फायदा होगा। प्लस प्रीमियम साइड में भी हार्ले डेविडसन के संग जो टाई अप है उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वहां भी ट्रैक्शन ठीक ठाक है। तो हमें लगता है फाइनली अब शायद हीरो मोटोकॉर्प जो होंडा का सेटबैक है उससे लगभग बाहर आ रहा है, और यहाँ से आने वाले समय में इलेक्ट्रिक और प्रीमियम बाइक्स ड्राइव करेंगी। इस क्वार्टर के नतीजों से बहुत ज्यादा उम्मीदें तो है नहीं, बट लॉन्ग टर्म में हमें लगता है अगले साल में नंबर्स काफी बेटर आएंगे। एक्सपोर्ट का पिकअप एक एडेड एडवांटेज हो सकता है। तो 5100 रुपए के टारगेट के हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प। ओके, मीनवाइल एक बार जरा सेंसेक्स का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। एकदम से वापस एक, और ये अब होगा इस तरीके से, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा इंटरडे में, फिर एक जंप लेगा, फिर कंसोलिडेट, फिर एक जंप, अब एक और जंप आ रहा है। एक लास्ट जंप शायद 255 के आसपास आए, लेकिन अभी के लिए मार्केट एक और जंप के थ्रू पास ऑन करता हुआ, तो एक शानदार मोमेंटम इस समय मार्केट में आपको देखना को मिलेगा। खैर, अब हमने जहाँ तक बात की ट्रिगर्स की, उनमें एक और ट्रिगर है, वो है यूएस चीन के बीच में जो ट्रेड डील हुई है 90 दिन के लिए। 145% को घटाकर 30% कर दिया गया है। बेसिकली वो 145% तो मजाक था, लेकिन जो भी है 30% किया गया है, और चीन ने भी 10% किया है। इन सब की जानकारी के लिए हॉर्माज और यतिन के पास चलते हैं। पहले हॉर्माज से समझते हैं एग्जैक्टली कि डील हुई क्या है, उसके बाद सेक्टर्स की बात करेंगे। हॉर्माज, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और एक ऐसा बाजार जिस पे हम अच्छी खबर के लिए तरस गए थे, एटलीस्ट ग्लोबल फ्रंट पर, आज एक आखिरकार एक अच्छी खबर हमें देखने मिल रही है यूएस और चीन की तरफ से। और इस जो एक समझौता आप कह सकते हैं, डील तो नहीं मगर एक टेम्पररी समझौता आप कह लीजिए, क्योंकि 8 और 9 अप्रैल से जो लागू हुए प्रोडक्ट्स पर जो टैरिफ लगाए गए थे उन्हें जो है कम किया जाएगा, और चीन जो यूएस पे अपना सामान भेजता है उस पर टैरिफ कम होगा, और यूएस भी जो अपना सामान चीन भेजता है उस पर भी टैरिफ जो है वो कम किए जाएंगे। और चीन ने ये भी कहा है कि जो अतिरिक्त टैरिफ जो है यूएस पर लगाए गए हैं उनकी भी समीक्षा की जाएगी। तो इस डील के मुताबिक जो 145% का टैरिफ लगाया गया है, यूएस ने जो चीन से सामान आता है उसे घटाकर 30% कर दिया जाएगा 90 दिनों के लिए। और दूसरा जो ये है कि जो यूएस अपना सामान चीन को भेजता है उस पर भी जो 125% की टैरिफ लगाई गई है उसे घटाकर जो है 10% कर दिया जाएगा, वो भी 90 दिनों की अवधि के लिए। अब ये हम काफ़ी दिनों से सुनते आ रहे हैं कि स्कॉट बेसेंट जो कि यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी है वो ये कहते हैं कि चीन जो है हमारा सामान हमें ज़्यादा सामान बेचता है तो उनको टैरिफ का ज़्यादा नुकसान होगा, और दोनों देश जो है वो डीकपलिंग नहीं चाहते। डीकपलिंग यानी कि एक दूसरे से अलग होकर व्यापार करें। और फेंटेनिल को लेकर भी जो एक बड़ा मुद्दा था उस पर भी काफ़ी कंस्ट्रक्टिव बातचीत
हुई है, ये स्कॉट बेसेंट ने कहा। और अब देखा जाए तो 2024 में जो है चीन ने यूएस को जो सामान भेजा था वो लगभग 440 बिलियन डॉलर का था, जबकि यूएस ने जो चीन को सामान बेचा था उसका लागत लगभग 150 बिलियन डॉलर की थी, लगभग 3 गुना ज्यादा चीन जो है यूएस को सामान बेचता है। अब दोनों ही देश अब कहेंगे कि हम झुके, वो झुके, मगर झुकना तो पड़ा दोनों ही देशों को। वो किस लिए? क्योंकि दोनों के यूएस के जो सबसे बड़े रिटेलर्स है वॉलमार्ट और टारगेट, उन्होंने चेतावनी दी थी कि शेल्फ्स खाली हो सकते हैं। चीन की फैक्ट्री एक्टिविटी 16 महीनों के सबसे ज्यादा घटी। 2022 के बाद यूएस में पहली बार जीडीपी जो है नेगेटिव जो है होकर के आई, और जो है सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट का कार्गो जो घटा है 2023 के बाद यूएस में पहली बार। तो इसका रिएक्शन क्या हुआ है? डाउ फ्यूचर्स में लगभग 1000 अंकों की तेजी हमें देखने मिल रही है। डॉलर जो है वो अब आगे चलकर 102 के आसपास अब कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड जो है $66 के आगे निकल गया है, मगर एक नेगेटिव है सोने के लिए। सोने में मुनाफा वसूली जारी है, वहां की कीमतें जो है $32 के आसपास है। 3% की गिरावट हमें सोने में देखने मिल रही है। तो एक पॉजिटिव फॉर नाउ आप कह सकते हैं, जो सुबह का भूला शाम को घर आया, जो आप कहावत कहना चाहे, मगर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है ग्लोबल तरीके से देखने मिल रही है। बिल्कुल, ग्लोबल फ्रंट पे एक पॉजिटिव खबर, एक समझौता यूएस और चीन के बीच में। खबर समझे अपने हुरमा से, लेकिन यतिन आप बताएं कि किन सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा असर इसका देखने को मिलेगा? जी, तो अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो आज आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर, ये दोनों ही सेक्टर आपको ट्रेड वॉर और ट्रम्प के अनाउंसमेंट्स के ऊपर चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ मेटल सेक्टर में भी आप ज़्यादा तेज़ी देख रहे हैं। तो आईटी और मेटल्स की पर्टिकुलरली बात करें तो ऑब्वियसली जो रिसेशन फियर्स थे मार्केट में कि अगर ये ट्रेड डील नहीं होती है तो एक बड़ा रिसेशन यूएस में आ सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अभी कम हो रही है। इनफैक्ट Q4 में हमने देखा है कि ज़्यादातर आईटी कंपनियों ने FY26 का आउटलुक काटा था, और कहीं ना कहीं कंसर्न्स ये थे कि क्लाइंट डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ट्रेड वॉर की अभी भी दिक्कतें और अभी भी एक हैंगओवर बना हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं क्लियर हो रहा है। और अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो जो हाईटेक सेगमेंट है, पर्टिकुलरली टेलीकॉम सेगमेंट है, हेल्थ केयर सेगमेंट है, यहाँ एक लैग देखने को मिला था, और सबसे बड़ा झटका जो है मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स को लगा था आईटी की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिवर्स हो सकती हैं। इनफैक्ट अगर हम यूएस चाइना ट्रेड डील की बात करें तो यूएस रिसेशन के चांस इसमें कम होते हैं। रिटेल, हाईटेक जैसी सेगमेंट्स में आपको एक पिकअप देखने को मिलेगा। इनफैक्ट हायरिंग भी अगर हम देखें तो आईटी में फिर से एक बार हायरिंग होगी, क्योंकि Q4 में हमने देखा था कि आईटी कंपनियों ने कॉशियस स्टैंस लिया था हायरिंग पे, सैलरी हाइक्स पे, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी चेंजेस होने की उम्मीद आपको दिखाई दे रही है। इनफैक्ट कोटक को लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड आईटी सर्विसेज में बैलेंस्ड है, रुपी डिप्रिसिएशन का बेनिफिट शॉर्ट टर्म में मिल सकता है, और डील विंस Q4 में अच्छी रही हैं, जिसका मोमेंटम FY26 में भी बनता हुआ नजर पड़ सकता है। मेटल शेयर्स की भी पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ हमने देखा है कि रिसेशन अगर कम होगा तो कॉपर, एल्यूमिनियम जैसी कमोडिटीज़ के दाम बढ़ेंगे, जो आज इनफैक्ट बढ़े हैं, और नॉन फेरस मेटल शेयर ज़्यादा तेज़ी में दिखे हैं, और स्टील की मांग में भी आपको इंप्रूवमेंट होती हुई नजर पड़ेगी। फार्मा के पहलू पे आते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रंप ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि आज फार्मा सेक्टर पे एक बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन होगा। ये साइन क्यों होगा? क्योंकि जो फार्मा की कॉस्ट है यूएस में, वो ट्रंप साहब के हिसाब से 30 से 80% गिरनी चाहिए, और लाइक टू लाइक फेवर नेशन का स्टेटस वो देंगे, जहाँ से सस्ती दवाएं वो यूएस मार्केट्स के लिए अपना सकें। ऑब्वियसली जेनेरिक ड्रग्स हों या R&D हो, इस पर बड़ा इम्पैक्ट होगा। पर्टिकुलरली आपकी स्क्रीन्स पे जो कंपनियां आएंगी जैसे कि लुपिन, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, इनका बहुत बड़ा एक्सपोजर यूएस मार्केट में। इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डी, औरोबिंदो और जाइडस जैसी कंपनियों का 45 से 50% के बीच का रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है, और सन फार्मा का एक बड़ा स्पेशलिटी ड्रग पोर्टफोलियो है, वहाँ से भी एक बड़ा यूएस का पाइपलाइन आपको दिखता है, जिसके कारण वहाँ भी आपको आज लगभग स्टॉक डे लो पे दिखाई पड़ रहा है। यतिन ने ये पूरी खबर को ढंग से समझाया बारीकी से। शरद जी, संक्षेप में आपका टेक क्या है? आप फार्मा को कैसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि बाजार में हर चंक चल रहा है इस वक्त, ऐसे में ये जिस पर एक टैरिफ का कहीं ना कहीं साया पड़ा हुआ है, और ये वो सारी की सारी कंपनियां जिनका एक सब्सटेंशियल रेवेन्यू यूएस से आता है, आप लोगों ने क्या हाउस व्यू लिया इस वक्त? इस प्राइस पे कैसे व्यू बना रहे हैं आप इस वक्त? फार्मा में आपका आउटलुक इस वक्त? देखिए, फ्रंटलाइन स्टॉक्स में तो वीरेन जी नई अपसाइड खोजना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है हम लोग को। सिप्ला, सन फार्मा में वैल्यूएशंस लगभग कंफर्ट जोन के आसपास या उसके ऊपर है, तो वहां बहुत ज्यादा अपसाइड हम नहीं खोज पा रहे। लेकिन डॉक्टर रेड्डी में मुझे लगता है चूंकि उनका फोकस इंडिया पे ज्यादा है आने वाले समय में मार्जिन वगैरह ड्राइव करने के लिए, और वैल्यूएशन कंफर्ट वहाँ बहुत ज्यादा, एक्सपेक्टेशन कम है, तो फ्रंटलाइन स्टॉक्स में हम लोग डॉक्टर रेड्डी हम लोग को ठीक लग रहा है।
और छोटे जेनरिक स्टॉक्स मेरे हिसाब से जो भी जेनरिक प्रोवाइडर्स हैं यूएस वगैरह में, उनको फायदा रहेगा। चाइना वाइना का ये जो प्रॉब्लम था वो भी खत्म हो गया है, तो एपीआई में जो आरएम सप्लाई चेन है वो इशू भी कम हो जाना चाहिए। तो जेनरिक स्टॉक्स जो छोटी फार्मा कंपनीज हैं उनको फायदा रहना चाहिए जिनका यूएस एक्सपोजर है। और फ्रंटलाइन स्टॉक्स में डॉक्टर रेड्डी हमारे हिसाब से बेटर प्लेस्ड है। ओके चलिए, तो डॉक्टर रेड्डीज एक अच्छी पिक है यहाँ पर। एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा लेकर आइए ज़रा। सुबह हमने एस्कॉर्ट्स की बात की थी, वो मॉनसून का एक फैक्टर क्लियरली हेल्प कर रहा था। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी डे हाई पर आया। मीनवाइल राजेश सतपुते जुड़े हैं, उनसे एक ट्रेड ले लेते हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी देखिए, मेरी नजर है आईटी स्टॉक्स पे, और इसमें से ये जो मेरा पिक रहेगा वो रहेगा टीसीएस। मुझे लगता है टीसीएस इज रेडी फॉर 3700 स्विंग ट्रेडिंग का पहला टारगेट, एंड आफ्टर दैट 3760। तो 3700 3760 के लिए टीसीएस बाय करे। करंट मार्केट प्राइस 3625 का है। स्टॉप लॉस जो रखना है वो रहेगा 3580 का। ओके चलिए, तो ये इस समय कुछ ट्रेड्स आपके लिए। आप देखिए, अगर आप एफएनओ की लिस्ट को सॉर्ट करेंगे और देखेंगे कितने स्टॉक डे हाई पर हैं, मुझे याद नहीं लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ होगा, लेकिन इस समय अगर आप लिस्ट को सॉर्ट करें तो करीब करीब 100 से ज़्यादा स्टॉक डे हाई पर हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 100 भी क्यों, 150 स्टॉक्स इस समय डे हाई पर हैं एफ&ओ के। निफ्टी खुद डे हाई पर है 24,900 पर। और मार्केट ने आज आपको अच्छी सुबह एक एंट्री दी। एक या तो आपने अगर उस हल्की सी डिप का वेट किया वो भी मिली, उसके बाद जब निफ्टी ने 24,600 क्रॉस किया वो भी मिला। तो दोनों तरह के ट्रेडर्स को मार्केट ने आज एक अच्छा मौका दिया। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जहां पर आज थोड़ी सी हायर लेवल पर आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। इसमें ऑब्वियसली सबसे ऊपर हैं डिफेंस स्टॉक्स, जैसे हेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। अब अगेन आज एक एक्सपेक्टेशन था कि आज गैप अप में आप एक बार के लिए डिफेंस स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करिए, और उसके बाद जब आगे लोअर लेवल पर मिले तब उनको बुक करिए। लेकिन शरद जी, डिफेंस एक क्लियरली मार्केट ने एक इस ट्रेड को प्ले आउट किया, अब यहाँ पर आगे क्या व्यू बन रहा है? अब देखिए, डिफेंस को लार्जली हम दो हिस्सों में देख रहे हैं। एक जो लार्जर डिफेंस प्लेयर्स हैं, जो हैल, बीडीएल, बीईएल और बीईएमएल, एक डाइवर्सिफाइड प्लेयर है, और दूसरा सेगमेंट है शिप बिल्डिंग वाला। तो हमारा ये मानना है कि जो चाइना के संग प्रतिबंध वगैरह लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से शिपिंग वगैरह में, उसकी वजह से शिपिंग कंपनीज के लिए एक अलग टाइप की अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, जिसकी वजह से उनके ऑर्डर बुक में और तगड़ा इजाफा हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। तो वो एक अलग पैरामीटर पे है। बट नॉर्मली डिफेंस पे अक्रॉस द बोर्ड मुझे लगता है ये वैल्यूएशंस को ना आप बहुत चीप बोलेंगे ना आप बहुत एक्सपेंसिव बोलेंगे, लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से ऑर्डर बुक में अक्रेशन पॉसिबल है अगले 6 से 12 महीनों में, पॉसिबल है कि ज्यादातर फॉरवर्ड नंबर्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग री रेटिंग आपको दिखाई दे। तो हो सकता है 12 से 18 महीने में आपको यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं मिले, लेकिन जिनको थोड़ा सा अपना होराइजन एक्सटेंड करना है, 24 से 36 महीने का रख के अगर चल सकते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ से भी बहुत स्ट्रॉन्ग री रेटिंग अक्रॉस सारे स्टॉक्स दिखनी चाहिए। वैल्यूएशन वाइज अगर करंट या हिस्टोरिकली जो वैल्यूएशंस मिली हैं उसके हिसाब से बीईएमएल एक अच्छी पोजीशन में लगता है 4,100 रुपए के लक्ष्य के लिए। बट बाकी स्टॉक्स भी मेरे हिसाब से एल, बीडीएल, बीईएल करेक्शंस पे एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं। और शिप बिल्डिंग में जिस तरीके से चाइनीज शिप्स पे प्रतिबंध वगैरह लगाने की बात है, अगर वो कुछ मटेरियलाइज और कंक्रीटली होता है और कंटिन्यू होता है रादर, अभी तो जैसा ट्रेंड है, तो मुझे लगता है वो एक सेक्टर है जहां यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग री रेटिंग आपको देखी जा सकती है। तो माझगांव, कोचीन, जीआरएससी, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, ये सब में काफी बढ़िया मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो एज अ पैक डिफेंस अभी स्ट्रॉन्ग है, आने वाले वक्त में भी स्ट्रॉन्ग नजर आएगा। आप इन स्टॉक्स को रडार पर रखें। लेकिन जिस तरीके से आज जो मुनाफा वसूली देखने को मिली सर हमें, स्वाभाविक साथ बहुत चल चुका था, तो आज हेल, मज़गांव डॉग जैसे स्टॉक्स में थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिल रहा है। लेकिन आउटलुक कैसे देख रहे हैं आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से, जिनके पास नहीं है, क्या ये सही लेवल से अभी एंट्री करने के लिए? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आज एकदम क्लासिकल पैटर्न प्ले आउट हुआ है। आज सुबह हमारी ये बात हुई थी कि अब तक लोग स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो में डिफेंस को रख रहे थे। पिछले एक महीने में अगर, या एक महीना तो खैर थोड़ा ज़्यादा हो गया, पिछले 2 हफ्ते में अगर कोई एक सेक्टर चला रहा था जब मार्केट नहीं चल रहा था, वो डिफेंस था, क्योंकि सबको पता था कि ये वॉर के टाइम पे चलेगा। अब
आज जो आप मूव देख रहे हैं ना, ये प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि अब लोग यहाँ से पैसा निकाल के, ऑब्वियसली आज लोग आईटी में आए, आज लोग मेटल्स में आए, आज लोग बैंक्स में आए, इन सब में आए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिफेंस की रैली खत्म हो गई। हो सकता है एक दो दिन और प्रॉफिट बुकिंग हो, लेकिन इसमें लार्जर पिक्चर क्या है? अभी कुछ देर में खैर हमारी वो प्रेस ब्रीफिंग भी शुरू होगी। भारतीय डिफेंस ने जिस तरीके से शानदार पिछले एक हफ्ते में करके दिखाया है, और जिस तरीके का पाकिस्तान का वो रवैया रहा है, डिफेंस आगे भी एक बड़ा सेक्टर रहेगा। तो अब डिफेंस को प्ले करने का तरीका ये है कि अब यहाँ से डिफेंस स्टॉक्स में आप एसआईपी करें, एक बास्केट बना लें डिफेंस स्टॉक्स की, और अब इनमें एसआईपी करें। वो जो एक बड़ा मूव मिलना था आपको, मिल चुका है। अब थोड़े आपको छोटे मूव मिलेंगे, लेकिन सेक्टर ये आउट परफॉर्म करेगा। अगर आपका 2 से 3 साल का नज़रिया है तो ये सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा। लेकिन वो जो ट्रेडिंग प्रॉफिट थे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एक बार के लिए बुक कर लिए लोगों ने, और इस वजह से आज इस तरीके का मूव दिख रहे हैं। बिल्कुल, एक चार्ट चेक लेते हैं। गाबा सर, हेल जिस तरीके से गिरावट आज देखने को मिली है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है ऐड करने के लिए हाथ से? हाल का जो चार्ट है उसके हिसाब से सपोर्ट जोन के आसपास ही है, 4450 के आसपास ट्रेड करता है। सपोर्ट है करीब 4300 के आसपास। तो थोड़ा डिप मिलता है तो हम बाइंग कर सकते हैं, लेकिन इसका जो 3 हफ्ते से हम एक साइडवेज मूव देख रहे हैं, तो अप ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, नो डाउट, लेकिन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट होते रहेंगे। आप सोफा साइडवेज मूव है, जब तक सपोर्ट पे ना मिले तब तक लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेंड मिसिंग है, साइडवेज जोन पर है। चलिए अब बात करते हैं आज के हमारे एक और बिग स्टॉक की। एक बज रहा है इंडिगो का चार्ट लेकर आइए, और इंडिगो आज फिर से फ्रेश हाई के करीब। देश की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी इंडिगो में शानदार तेज़ी है। भारत पाकिस्तान के बीच सीज़ फायर होने से शेयर उड़ रहा है। इसके अलावा तेज़ी के और क्या ट्रिगर्स हैं, बेनी से समझते हैं। बेनी, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, तो लास्ट हफ्ते की बात करें तो क्या हो रहा था कि बिकॉज ऑफ जो इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन चल रही थी, उसकी वजह से स्टॉक डाउन था, क्योंकि एयर स्पेस एंड एयर ट्रैवल में काफ़ी इश्यूज हो रहे थे, काफ़ी फ्लाइट कैंसिलेशन भी थी। पर जैसे पहले बताया कि सीज फायर हो गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, और उसकी वजह से ये पॉजिटिव ट्रिगर्स बन जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए तो ऑब्वियसली पॉजिटिव बन जाता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो इंटरग्लोब एविएशन के लिए काफ़ी सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स है। एक तो शॉर्ट टर्म में इंडिया पाकिस्तान सीज फायर, नोटैम भी आया आज की, जो 32 एयरपोर्ट्स बंद रहने वाले थे 15 मई तक, ऑब्वियसली वो चालू हो गए, तो ये शॉर्ट टर्म पॉजिटिव ट्रिगर बन गया। लॉन्ग टर्म के लिए क्रूड प्राइसेस अभी भी $65 बैरल के आसपास ही चल रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं चल रहे हैं, तो उसकी वजह से एविएशन सेक्टर की बात करें या कोई भी एयर कंपनी की बात करें, एविएशन और एयरक्राफ्ट कंपनी की, तो यहाँ पे 40% से ज़्यादा कॉस्ट उनका जो होता है वो फुल कॉस्ट होता है। तो आरएम कॉस्ट मेनली उनका सबसे बड़ा कॉस्ट होता है। तो क्रूड प्राइसेस कम रहने की वजह से ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बन जाता है एविएशन सेक्टर के लिए, स्पेशली इंटरग्लोब एविएशन के लिए भी। FY25 की बात करें तो यहाँ पे एविएशन ट्रैफिक डेटा है, वहाँ पे भी पॉजिटिव ग्रोथ दिखी है। आगे जाते हुए एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये भी ज़्यादा पॉजिटिव ही रहेगा। तो इंडियन एविएशन ट्रैफिक ग्रोथ FY25 में भी 9% की ग्रोथ हुई थी, उससे ज़्यादा ग्रोथ होगी नेक्स्ट ईयर में भी। कंपनी की बात करें तो कंपनी की काफ़ी रोबस्ट ऑर्डर बुक भी है, वो लोग रिसीव करेंगे 1 एयरक्राफ्ट पर वीक, तो FY26 में ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर बन जाता है। Q4 के नंबर्स एक्सपेक्टेड है अच्छे रहेंगे ये टाइम एनालिस्ट के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे ये जो ग्रोथ नॉर्मली Q4 सबड्यूड होता है, पर यहाँ ये टाइम क्या था, महाकुंभ था, उसकी वजह से एक पॉजिटिव ट्रिगर बन जाता है, और पॉजिटिव और गुड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है Q4 में इंटरग्लोब एविएशन से। और लास्टली पैसेंजर ग्रोथ कंट्री में और इंडिया में काफ़ी सारे ट्रैवलर्स बढ़ रहे हैं, और ये एक लंबा ट्रिगर और पॉजिटिव ट्रिगर बन जाता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इंटरग्लोब एविएशन के लिए। वहाँ पे ग्रोथ है एक्सपेक्टेड अराउंड 8 to 10% कैगर ग्रोथ ट्रैवलर्स में, तो उसकी वजह से ये ग्रोथ लीड करेगा इंटरग्लोब एविएशन के लिए भी आगे जाते हुए, और इसीलिए आज स्टॉक बासिंग है ट्रेड। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और इंडिगो के लिए सारे ट्रिगर्स इस प्राइस को बताने के लिए। एक बार इंडिगो स्क्रीन पे लेके आइएगा, और प्लीज़ देखिए, हाँ डेफिनेटली जब इस क्वार्टर के नंबर आएंगे तो ये पिछले 4-5 दिन का थोड़ा सा जो आई थिंक लॉसेस हैं वो शायद थोड़ा एक इम्पैक्ट डालें, बट एक बार ज़रा प्लीज़ आप इसके रिस्क रिवॉर्ड रेशो को देखें। शायद वो जो मई, जून और जुलाई की छुट्टियों का जो एक हमें इम्पैक्ट नज़र आता ना, शायद वो अप्रैल में ही वो अभी तक नज़र नहीं आया। फ्रेंकली स्पीकिंग इसका 22 अप्रैल को ही टॉप बन गया था, और जो इसने आज इंट्राडे में अभी तक छुआ भी नहीं है। अमित जी एक बार बताइएगा, हालांकि इंट्राडे में थोड़ा सा कोलैप्स हुआ हायर लेवल से, अभी इसको कहाँ डिप पे पकड़ें, वो पॉइंट क्या होगा? दूसरी बात, अगर 5600 की ट्रेजेक्टरी निकल गई तो वो थ्रेशोल्ड पॉइंट इसे कहाँ ले जाएगा? आपका अनुमान क्या कहता है इंटरग्लोब एविएशन पर? जी वीरेन जी, स्ट्रक्चर डेफिनेटली पॉजिटिव है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंट्राडे गेन्स जरूर इसने गिव अप कर दिए, और वहीं से क्या जहां पिछले बार इसने ऑल टाइम हाई बनाया था
तो पहले तो इमीडिएटली इसमें एंटर करना डिफिकल्ट है बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल। लेकिन अगर किसी की पोजीशन है तो डेफिनेटली रहें इसमें। स्टॉप लॉस लगभग हमारा रहेगा 5375 का, और जो इसका लगभग ऑल टाइम हाई है 5600, वहां तक के टारगेट्स रहेंगे। अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है तो आई थिंक ब्रेकआउट ट्रेड विल बी प्रेफरेबल। एक बार 5650 निकलता है तो इसमें एंटर करें, और तब मेरे ख्याल से 6000 तक की ट्रेजेक्टरी यहाँ पे ओपन हो जाती है। ओके, इंटरग्लोब एविएशन 6000 के टारगेट देख रहे हैं फिलहाल अमित जी, स्ट्रॉन्ग है काउंटर, आप इसको रडार पे रख सकते हैं। लेकिन फार्मा स्टॉक्स के ऊपर हम बात कर रहे थे पहले। फार्मा शेयर जिस तरीके से आज, हालांकि शुरुआत इसकी ठंडी हुई थी, फिर जाते जाते ये क्योंकि मार्केट में पूरी रौनक थी तो ये भी चढ़ गया। लेकिन आप देख लीजिए सन फार्मा, ल्यूपिन, जाइडस सभी पे थोड़ा थोड़ा डेंट पड़ता हुआ नजर आया है उस ट्वीट के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट के बाद। ऐसे में आपका टेक क्या होगा इस पूरे स्पेस को लेकर? क्या अभी दूरी बना लेना चाहिए या फिर अभी ठीक है, मौका लगाएं इसमें पैसा? नहीं, सबसे ज़्यादा अच्छा एक्चुअली अपॉर्चुनिटी तो आज आपको फार्मा ने दी। मैं अगर एक चीज़ बताऊँ आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, औरोबिंदो फार्मा। मतलब इससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती थी जो आज औरोबिंदो में मिली? आज तो फुल टॉस मिल गई आपको औरोबिंदो में, नीचे खुला और उसके बाद देखिए ऑलमोस्ट 100 रुपये की रैली आ गई औरोबिंदो में। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी? इनफैक्ट आज की सबसे अच्छी ट्रेड ही यहाँ रही है। आज की सबसे बड़ी ट्रेड तो औरोबिंदो फार्मा रही। लॉन्ग करना था सिंपल। देखिए क्या हुआ है, लोगों को एक चीज़ समझनी होगी। हाँ, सन फार्मा जरूर नीचे, वो सन फार्मा थोड़ा सा सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है और थोड़ा सा बड़ी कंपनी है इसकी वजह से, लेकिन सन फार्मा भी रिकवर हुआ है। देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने की बात है वो पेटेंटेड ड्रग्स को लेकर है। ये हमारी कंपनियां नहीं बेच रही हैं वहाँ पे उतने महंगे ड्रग, वो उनकी खुद की कंपनियां उतने महंगे ड्रग्स बेच रही हैं वहाँ पर। यूएस में अगर किसी का इंश्योरेंस ना हो तो बीमार नहीं पड़ सकता, हक नहीं है उसको बीमार पड़ने का। आप हंस रही हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं जब पहली यूएस ट्रिप में गया था, मैं गया था तो मेरा एक मसल पुल हो गया था, मैं उसका इलाज नहीं करा पाया था वहाँ पे। महंगाई $1000 तो मिनिमम डॉक्टर के देखने का खर्चा था, उसके बाद वो बाकी के खर्चे वर्चे। मैंने कहा कोई नहीं, टूटी टांग से ही वो पूरी ट्रिप करके वापस आके इंडिया में इलाज कराया था। तो क्या होता है कि वो जो ड्रग्स हैं, चाहे वो कैंसर के ड्रग्स हों, चाहे वो इंसुलिन के प्राइसेस हों, डोनाल्ड ट्रंप की वो क्या जो टीस है वो क्या है कि यही कंपनियां बाकी देशों में अमेरिका के मुकाबले कहीं सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराती हैं। तो वो जेनेरिक के लिए ना, जेनेरिक तो मैं तो कहूँगा बल्कि जेनेरिक के लिए तो और फ़ायदा होगा आगे जाकर। जेनेरिक कंपनियां और भी उल्टा मतलब उनको अपॉर्चुनिटी उनकी आगे बढ़ने वाली है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से ये नहीं है कि बस अब फार्मा यहाँ से कोलैप्स हो जाएगा। फार्मा में भी मौके ढूंढने हैं आपको। मुझे लग रहा है कि लोअर लेवल पर यहाँ पे भी आपको मौके मिलेंगे। लार्जर पिक्चर में देखना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव नहीं है। ओके, चार का चौका की शुरुआत करते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे हम मानस जायसवाल जी से, एफएनओ सुपरस्टार राजेश सातपुते, चार्ट का चमत्कार अमित सेठ जी से, और मिड कैप फंडा के लिए हमारे साथ थोड़ा आप आगे जा रही हैं जी। बिल्कुल, एक काम करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा कुछ अर्निंग्स प्रीव्यू निपटा लेते हैं। आई थिंक वो बेटर रहेगा, उसके बाद इसकी शुरुआत करेंगे। और ज़रा लेकर आइए प्लीज़ हमारी टीम को और अर्निंग्स प्रीव्यू करते हैं। चलिए, आज लगता है कुछ है नहीं तैयार, तो अब हम बात करेंगे भारतीय एयरटेल, सिप्ला, हीरो मोटो और टाटा मोटर्स के जो नंबर्स आएंगे उन पर, और एफएनओ के भी 4 बड़े नंबर्स आएंगे। हमारे साथ यतिन, दीपाली और कंचन जुड़े हैं। यतिन से हम जानेंगे कि भारतीय एयरटेल के नंबर्स कैसे रहेंगे, दीपाली से जानेंगे टाटा मोटर्स और हीरो मोटो के नंबर्स से क्या एक्सपेक्टेशन है, और कंचन से जानेंगे कि सिप्ला के नतीजे कैसे रह सकते हैं। तो पहले दीपाली के पास चलते हैं और जानते हैं टाटा मोटर्स और हीरो मोटो के नंबर से क्या एक्सपेक्टेड है। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। टाटा मोटर्स के साथ शुरुआत कर लेते हैं, और अगर नंबर्स देखेंगे टाटा मोटर्स के तो एक चीज़ बताना ज़रूरी है, पिछले साल इसी क्वार्टर में काफ़ी सारी एडजस्टमेंट्स हुई थी। 8,500 करोड़ का टैक्स क्रेडिट कंपनी को मिला था। तो अगर आप उस फिगर को इंक्लूड करके नंबर्स देखेंगे तो काफ़ी इंपैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर दिखेगा। 50-55% घटकर मुनाफा आ सकता है, लेकिन अगर वो एडजस्टमेंट करके देखें तो नंबर्स ठीक रहेंगे। हालांकि डोमेस्टिक बिजनेस कंपनी का कोई खास परफॉर्म करते हुए नहीं दिखाई देगा, जो कि आंकड़े हमने वॉल्यूम फ्रंट पर, रियलाइजेशन फ्रंट पर इस क्वार्टर में देखे भी हैं।
हैं। टू बी प्रिसाइज अगर देखें तो कंपनी की इनकम स्लाइटली ग्रो हो सकती है, सिर्फ 1% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। मुनाफे में भी 5% की ग्रोथ वाई बेसिस पर आने की पॉसिबिलिटी है। एबिटा हालांकि फ्लैट रह सकता है, थोड़ा सा ड्रॉपिंग यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी है 10 से 12% के आसपास का। मार्जिन 14.2% से घटकर 13.6% पर आ सकते हैं। ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे पूरे अर्निंग्स बताए जा रहे हैं। अगर ब्रेकअप करके देखें इस बार के अर्निंग्स में, तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है, दोनों के ही वॉल्यूम्स सालाना आधार पर 6 और 3% घटे, जिसका इंपैक्ट दिख रहा है अर्निंग्स पर। एबिटा मार्जिन देखेंगे तो पीवी और सीवी सेगमेंट में तो स्टेबल रहेंगे, लेकिन अगर आप जेएलआर के एबिटा मार्जिन देखेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं 130 बेसिस पॉइंट। वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि कंपनी ने डिस्काउंट ज़्यादा दिए, साथ ही हायर वारंटी कॉस्ट की वजह से। तो कहीं ना कहीं जो मार्जिन का बेनिफिट या एडवांटेज मिल रहा था पीवी सीवी सेगमेंट में, वो ऑफसेट हो रहा है जेएलआर के मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से। तो नंबर्स बहुत फायरवर्क्स एक्सपेक्टेड नहीं है, फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बायस के साथ ही आ सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार रिजल्ट से ज़्यादा मैनेजमेंट की कमेंट्री हर पर्सपेक्टिव से, स्पेशली जेएलआर, क्योंकि मार्जिन जो इंपैक्ट हो रहे हैं वो जेएलआर की वजह से हो रहे हैं। किस तरीके का डिमांड ट्रेंड है, किस तरीके के मार्जिन रह सकते हैं और क्या आउटलुक बन रहा है स्पेशली यूरोपियन मार्केट्स को लेकर, यूएस मार्केट्स को लेकर। तो कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार के टाटा मोटर्स के अर्निंग्स में। वहीं अगर हीरो मोटो की बात, दीपाली एक मिनट, हीरो मोटो को नंबर्स पे भी आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार जरा वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उस पर एक बार आते हैं, डीजीएमओ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर। Within our inventory. Additionally, the numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter-US systems and the well-trained Indian air defense personnel. All this was brought together as an efficient and effective AD environment by the Integrated Air Command and Control System, or the ISCCS of the Indian Air Force, which accords us the net-centric operational capability which is vital to modern days warfighting. While much has been said and written about the newer systems, I would like to place on record the performance and efficacy demonstrated by even the older battle-proven AD systems like the Pechora, the OSA AK, and the LLAD guns in countering the Pakistani threat vectors in the current operations. They were all modern generations, but these battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Here, ladies and gentlemen, I would like to mention that putting together and operationalization of this potent AD environment has been possible over the last decade due to unwavering budgetary and policy support provided by the Government of India in acquiring state-of-the-art equipment and weapon systems. Some of the results achieved in countering the enemy threat vectors over the last week are now being shown on the screen. Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, and you can see the pieces now which are available with us. Another weapon system or weapon which was found was the long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. We have talked about the loiter munitions and the unmanned aerial systems, and here are some of the glimpses of those systems which we have brought down. To your right, with the right undercarriage or the wheel, you can see is the Yeeha system, which is of Chinese origin with Pakistan. You can see some quadcopters, and you can see one odd Sonka drone hanging by the wire. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. As far as our offensive actions are concerned, yesterday I had already shared some details about the targets engaged by the Indian Air Force. The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted
the length and breadth of the adversary. I'm sure most of you would have already seen the effect of these strikes on ground, courtesy the large number of videos and photographs being circulated in the media. A few representative examples from the open source are now being shown to you on the screen. In fact, two of them. This is the strike on the Noor Khan Air Base. And you can see the effect. I'm sure most of you have seen the video. I have also picked it up from your sources only. And this is the aftermath of our strike at Rahim Yar Khan Air Base. You can see the massive crater that it has left on its runway. And you can see the pinpoint accuracy of our weapons. So with that, giving you an overview of how our air defense systems have thwarted the enemy drones, their fighter aircraft, their missiles, and resulted in minimal losses on our side. I would now hand over to the DGMO to cover his portion. धन्यवाद एयर मार्शल भारती। मैं आज आप सब के साथ भारतीय सेना के एयर डिफेंस मेजर्स जो कि हमने इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलजुल कर तालमेल में लिए, उसके बारे में कुछ बातचीत करूंगा। इस विषय में मैंने कल भी कुछ टिप्पणी करी थी, लेकिन आज मैं इस युद्ध के अहम एस्पेक्ट के बारे में आपको थोड़ा और पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं। हमें एयर डिफेंस ऑपरेशन सिंदूर के एयर डिफेंस की कार्रवाई को एक कॉन्टेक्स्ट में समझने की आवश्यकता है। मैंने आपको कल बताया था कि पिछले कुछ सालों में आतंक की गतिविधियों का कैरेक्टर जो है उसमें कुछ बदलाव आ रहा था। अब हमारी मिलिट्री के साथ साथ मासूम सिविलियंस जो कि अपना बचाव करने में विफल थे, उन पर भी हमले हो रहे थे। 2024 में जम्मू सेक्टर में शिवखोरी मंदिर को जाते हुए यात्री और इस साल अप्रैल में पहलगाम में मासूम पर्यटक इस खतरनाक ट्रेंड के विशेष उदाहरण हैं। पहलगाम तक पाप का ये घड़ा भर चुका था। उसके बाद जो हुआ उसके बारे में हम कल विस्तार में बातचीत कर चुके हैं, क्योंकि आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा। इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। हमारी इन्वेंट्री में शामिल काउंटर मैन्ड एरियल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन और एयर डिफेंस वेपन्स का इंडियन एयरफोर्स के इसी प्रकार के सिस्टम्स के साथ एक अनोखा मिश्रण किया गया। इसलिए आपने देखा कि जब जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। आपके सामने इस ग्रिड को एक तरीके से दर्शाया गया है। आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री से कितनी लेयर्स, रडार्स, काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स, उसके पीछे शोल्डर फायर्ड वेपन्स, हमारे विंटेज एयर डिफेंस वेपन्स जो कि काफ़ी सालों से हमारी सेना में हैं। एयर मार्शल भारती ने भी उसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमारे मॉडर्न एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स। तो कोई मौका नहीं था
कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। ये जो डायग्राम आप अपने सामने देख रहे हैं, ये मुझे एक इंसिडेंट की याद दिला रहा है और मैं आपको इस उदाहरण के ज़रिए से एक ये एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था तो तकरीबन मेरे ख्याल से ये 70 का दशक था और उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आज शायद क्रिकेट की बात भी करनी चाहिए क्योंकि मैं देख रहा था कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। कई भारतीयों की तरह वो मेरे भी फेवरेट क्रिकेटर हैं। और इंग्लैंड की फेमस एशेज सीरीज चल रही थी और उस समय ऑस्ट्रेलिया के दो बहुत तेज गेंदबाज जो कि क्रिकेट हिस्ट्री में बड़ा उनका नाम है, जेफ थॉमसन और डेनिस लिली, उन्होंने अंग्रेजी बैट्समैन और उनकी बैटिंग लाइनअप को तहस नहस कर दिया था। और ऑस्ट्रेलियंस ने उस समय एक कहावत निकाली थी, दैट फ्रॉम एशेज टू एशेज एंड फ्रॉम डस्ट टू डस्ट, इफ थॉमो डोंट गेट हियर देन लिली श्योरली मस्ट। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज़ को आप टारगेट कर रहे हैं उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम ज़रूर गिरा देगा। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहाँ पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूँ। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनार्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा, जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। In the end, I would like to highlight again that in every single domain that Operation Sindhur has been prosecuted, there has been absolute synergy between the three services. Not only have we, in this endeavor, been fully supported by our government, departments, and agencies, I cannot here not mention our 140 crore countrymen that have stood behind us with their prayers and goodwill, urging and inspiring us to achieve our mission and objectives. For that, we salute you. You are indeed the best. Jai Hind. Good afternoon, ladies and gentlemen. To talk about the air defense capability, the Indian Navy operates as a composite network force capable of simultaneously addressing threats emanating from all domains, that is air, surface and subsurface, through amalgamation of advanced sensors synchronized on the combat management systems. In effect, the maritime force is able to ensure persistent surveillance, detection and identification for a comprehensive maritime domain awareness, including the airspace. Effectively using multiple sensors and inputs, we are maintaining continuous surveillance to degrade or neutralize threats as they emerge or manifest
to ensure targeting at extended ranges. All these are conducted under the umbrella of a comprehensive and effective layered fleet air defense mechanism that caters for all threats, be it drones or high-speed missiles or aircraft, both fighters as well as surveillance aircraft. The fleet operates as a composite force, maintaining a surveillance bubble at extended ranges using advanced radars. Any aerial target that attempts to penetrate this bubble is detected and identified using various techniques and technologies, affording quick and clear distinction between commercial, neutral, and hostile aircraft or flying objects at ranges in excess of the anticipated attack range. The Carrier Battle Group, with its integral air wing, provides the first layer of this layered mechanism. Adequately equipped and trained to high degree of proficiency, our pilots are able to operate both by day and night. In the current standoff, the presence of our aircraft carrier with large number of MiG-29K fighters and airborne early warning helicopters prevented any suspicious or hostile aircraft to close the Carrier Battle Group within several hundred kilometers. अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया. Over the past few years, and most importantly, immediately after the cowardly incident by Pakistani-sponsored terrorist attack at Pahalgam, we had validated our anti-missile and anti-aircraft defense capability in a complex threat environment using cross-platform cooperative mechanism. Our powerful carrier battle group with formidable offensive capability was able to operate with impunity and maintained an uncontested presence in the area of operations. Effectively, it compelled the Pakistani air elements to remain bottled up close to the Makran coast, denying any opportunity to be a threat in maritime space. The Indian Navy maintains a credible capability to detect, identify, and neutralize any aerial platforms that threaten our units at sea. To sum up, the Indian Navy's dominance thus ensured that, should we choose to, we can strike at will. Thank you, Shamdo Varna, Jai Hind. May I now hand over to Director General Air Operations for further proceedings. Thank you, Pramod. I think a lot has been said, and I would only end by saying and emphatically state that all our military bases, all our systems continue to remain fully operational and ready to undertake any future missions should the need so arise. और अंत में यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और ज़रूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं. शुक्रिया दोस्तों, और यदि कोई अभी क्वेश्चंस हैं तो हम लोग तैयार हैं उसके लिए. ओके, चलिए तो जय हिंद. मेरे ख्याल से हम सभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इतने करीब से देख रहे थे और आई एम श्योर सबका सीना चौड़ा हो रहा था जिस तरीके से एक के बाद एक स्टेटमेंट आ रही थी और एक के बाद एक पूरे के पूरे ऑपरेशन दिखा रहे थे और जिस तरीके से डिटेल के साथ, प्रिसीजन के साथ आप कंपेयर करिए यहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को और
पाकिस्तान के जो पुराने कुछ वीडियोस या सोशल मीडिया से उठाकर, उनके डिफेंस मिनिस्टर खुद ऑन एयर CNN पे कहते हैं कि वो सोशल मीडिया पे, उन्होंने एविडेंस मांगा, उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे एविडेंस है। तो खैर एनीवे एक चीज़ बहुत क्लियर है अब, मतलब हम चैन से सो सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि एक जो हमारा डिफेंस सिस्टम है कितना स्ट्रांग है, और तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की तरफ से आपने सुना किस तरीके से इस पूरी की पूरी कार्रवाई को एक रूप दिया गया। चलिए काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और अब वो जो हम नंबर्स का प्रीव्यू कर रहे थे उस पर आते हैं। टाटा मोटर्स की बात कर ली थी हमने, दीपाली, हीरो मोटर्स से क्या एक्सपेक्टेशन है? हीरो मोटो के नंबर्स सीक्वेंशियल बेसिस पे देखें, वाई बेसिस पे देखें, फ्लैट रहेंगे, थोड़ी मामूली ग्रोथ ही देखने को मिलेगी। दरअसल Q4 में जो टू व्हीलर डिमांड थी वो कमज़ोर रही थी और इसीलिए वॉल्यूम्स भी Q4 में वाई बेसिस पे 1% कम रहे थे और सीक्वेंशियल बेसिस पे 5.6% कम रहे थे। ऑल्दो जो इनका एवरेज सेलिंग प्राइस है वो इंप्रूव होते हुए दिखाई देगा 3% के आसपास, क्योंकि इंप्रूव्ड प्रोडक्ट मिक्स की वजह से 125 cc सेगमेंट की जो बाइक्स हैं वो ज़्यादा बिकी हैं, इसकी वजह से एवरेज सेलिंग प्राइस में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि रेवेन्यूज़ में 2% की ग्रोथ आ सकती है सालाना आधार पर, मुनाफा 6% ग्रो हो सकता है, एबिटा 1% ग्रो होने की पॉसिबिलिटी है वाई बेसिस पे, लेकिन मार्जिन देखेंगे तो वो फ्लैट रहेंगे। पिछले साल भी 14.3% मार्जिन से इस बार भी सेम आंकड़ा रहने की पॉसिबिलिटी है। दरअसल प्रमोशनल स्पेंड कंपनी ने कुछ कंट्रोल किया है जिसके कारण एबिटा और मार्जिन स्टेबल दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट रहेगा आज आगे का डिमांड आउटलुक, साथ ही साथ नए लॉन्चेस की पाइपलाइन, लेकिन नंबर्स फ्लैट टूवर्ड्स पॉजिटिव बाइस पर आ सकते हैं। ओके, हीरो मोटो को आपकी अगर आप एक्सपेक्टेशन है। अच्छा, मैं अगले नंबर पे जाऊँ उससे पहले बहुत जल्दी में राजेश पारवे जी एक्सिस सिक्योरिटीज से जुड़ चुके हैं, उनका ट्रेड लेते हैं, फिर यतिन के पास चलते हैं भारतीय एयरटेल के लिए। राजेश जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो ब्रिटानिया यहाँ पे पसंद आ रहा है, जिस तरीके का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बनते हुए दिखा है, हमें लगता है ब्रिटानिया का ये मूव फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 5700 5720 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 5565। ओके, ब्रिटानिया बाइक की ट्रेड आती हुई राजेश पालवा जी की तरफ से। अब यतिन के पास चलते हैं। यतिन बताइए भारतीय एयरटेल के नतीजे कैसे रह सकते हैं, स्ट्रीट क्या अनुमान आगे चल रहा है? जी, तो सीक्वेंशियली अगर हम नंबर्स देखेंगे भारतीय के, तो ऐसी कोई खास नहीं आने की उम्मीद है। कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम देखें तो रेवेन्यूज में 7% की बढ़त देखने को मिलेगी, 48,500 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू रहेगा। एबिटा में 9% की ग्रोथ रहेगी, लगभग 26,800 27,000 करोड़ रुपए के आसपास एबिटा आप एक्सपेक्ट कीजिए। मार्जिन्स में आपको लगभग 1% के आसपास का इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है सीक्वेंशियली। और नेट प्रॉफिट अगर हम देखें तो पिछले साल एक एक्सेप्शनल गेन था, उसको अगर आप नॉर्मलाइज करें तो यहाँ भी आपको एक सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। इंडिया मोबाइल बिजनेस की बात करें तो रेवेन्यू केवल 2% सीक्वेंशियली बढ़ेंगे। आरपू लगभग फ्लैट रहेगा 246 रुपए के आसपास, जो पिछले क्वार्टर लगभग 245 रुपए के आसपास था। और एबिटा भी लगभग 15,550 करोड़ रुपए के आसपास फ्लैट एक्सपेक्टेड है। हालांकि अगर हम बात करें फैक्टर्स की तो जो एयरटेल अफ्रीका बिजनेस है, यहाँ कंट्रीब्यूशन आपको बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ टैरिफ हाइक हुई थी, बेस छोटा है, ग्रोथ ज़्यादा है, जिसके कारण कंसोल नंबर्स इंप्रूव होते हुए दिखेंगे सीक्वेंशियली। हालांकि इंडिया मोबाइल बिजनेस का स्लोएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा पिछले 2 सालों का। ऑब्वियसली जो टैरिफ हाइक हो गया है उसका इंपैक्ट ऑलरेडी आप देख रहे हैं नंबर्स में, तो सीक्वेंशियल अगर आप नंबर्स देखेंगे इंडिया बिजनेस के तो फ्लैटिश ही दिखाई पड़ेंगे। ओके, भारतीय एयरटेल आपकी स्क्रीन पे ये नंबर्स की एक्सपेक्टेशन है 1870 की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। इस पर टेक्निकल आउटलुक लेंगे, लेकिन पे काम करते हैं और नेक्स्ट को पूरा कवर कर लेते हैं। कंचन के पास चलते हैं, सिप्ला के नंबर्स की एक्सपेक्टेशन। कंचन बताइए। जी, अगर सिप्ला के Q4 के नंबर्स देखे जाएं तो नंबर हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 12% तक के उछाल की उम्मीदें जताई जा रही है। वहीं एट द सेम टाइम अगर कंपनी की नेट सेल्स देखी जाए तो यहाँ पे भी 35% का जो इजाफा है वो संभव है। ऑपरेशनल नंबर्स की तरफ देखें तो कंपनी का जो एबिटा है वो भी हमें अच्छा खासा सुधरता हुआ नजर आ सकता है। करीब 34% का अपसाइड यहाँ पे एक्सपेक्टेड, और मार्जिन भी यहाँ पे हमें 3 से लेके 5% तक अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखिए, जो इनकी यूएस सेल है वो हमें साल दर साल स्टेबल देखने को मिल सकती है। इसमें कोई बड़ा इजाफे की उम्मीदें नहीं जताई जा रही है, बिकॉज इस Q4 में जो हम इनकी दवाई है लेंड्रियोटाइड, उसका जो ऑफटेक है उसमें थोड़ी सी रिडक्शन देखने को मिली है। साथ ही साथ जो नए लॉन्चेस हुए हैं कंपनी के वो भी लिमिटेड हुए हैं। अगर डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन सेल्स की बात करी जाए तो यहाँ पे साल दर साल हमें 10% का इजाफा देखने को मिल सकता है, जिसके पीछे का जो मेजर कारण है कंपनी ने मार्केट शेयर जो है वो गेन किया है। और ये जो मार्केट शेयर गेन हुआ है उसके पीछे का कारण है इनका जो कार्डियोलॉजी यूरोलॉजी
कार्डियोलॉजी और साथ ही साथ गैस्ट्रो बिजनेस है, वहाँ पे अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। अब की फोकस एरिया क्या होंगे? की फोकस एरिया ये होगा कि जो इनका यूएस जेनरिक मार्केट है वहाँ पे इनहेलेशन और साथ ही साथ जो इनकी पेप्टाइड एसिड है उसके ऊपर किस तरीके की प्रोग्रेस है, और अगर हम डोमेस्टिक या इंडियन मार्केट की बात करें तो वहाँ पे सेमाग्लोटाइड को लेके किस तरीके की प्रोग्रेस आती है, नए लॉन्चेस किस तरीके के हैं, और साथ में इनका जो सागा सेगमेंट है यानी कि जो बाकी की ज्योग्राफीज है वहाँ पे कंपनी किस तरीके से एक्सपैंड कर रही है, किस तरीके के लॉन्चेस कर रही है, यूएस एफडीए की तरफ से कितने अप्रूवल्स आते हैं। ओके चलिए, तो ये इस समय कुछ प्रीव्यूज़, पूरी टीम को शुक्रिया ये सारे प्रीव्यूज़ सामने रखने के लिए। 4 का चौका की शुरुआत करते हैं, थोड़ा लेट हो गए, लेकिन मानस आपने क्या पिक किया सस्ता ऑप्शन में? देखिए, सस्ता ऑप्शन में बिरला स्टॉक के 420 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 17.5 रुपए के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, यहाँ पर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 12 रुपए के नीचे लगा के रखेंगे और टारगेट सेट करेंगे 30 रुपए के। ओके, मानस जी का ट्रेड है मिड कैप आईटी बिरला सॉफ्ट की कॉल 420 की स्ट्राइक। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड एफएनओ सुपरस्टार। वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नज़र ट्रेंड पे है। मुझे लगता है कि बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट यहाँ पे आ रहा है। जिस तरह से ब्रेकआउट पैन आउट हो रहा है, इसका टारगेट होगा 5,600 का। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा वो रहेगा 5,400 का। ओके, एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश जी ने पिक किया है ट्रेंड। अब चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं अमित जी के पास। बताइए अमित जी, आपका चार्ट का चमत्कार। जी श्रेया जी, मैं एचडीएफसी बैंक के साथ जाऊंगा। यहाँ पे एक बेयर ट्रैप सिचुएशन क्रिएट हुआ 10 और 20 डेमर में, और आज के सत्र में एक काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अबव 10 डेमर यहाँ पे क्रिएट हुई है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बाय करें 1925 1925 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 2000 रुपीज के। ओके चलिए अब चलते हैं शरद जी के पास। शरद जी बताइए, मिड कैप फंडा। एलेम्बिक फार्मा है हमारा मिड कैप फंडा। 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। कंपनी फॉर्मुलेशंस और एपीआईज में काम करती है, कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स में भी काम करती है। क्रॉनिक सेगमेंट पे आने वाले समय में फोकस करने की कंपनी की योजना है। डेट मैट्रिक्स वगैरह काफी कंफर्टेबल हैं। नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है और हर साल 200-300 करोड़ का जो कैपेक्स है वो कंपनी अपने इंटरनल अक्रूवल से ही कर रही है। तो हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे जो पिछला कैपेक्स उन्होंने किया उसमें कुछ प्रोडक्ट रैंप अप्स में डिले आई थी, बट यहाँ से वो नॉर्मलाइज हो जाना चाहिए। अमेरिका एक्स अमेरिका बिजनेस दोनों में ग्रोथ ठीक ठाक है। तो हमारा ये मानना है अगले साल में कंपनी लगभग 25 से 30% ग्रोथ करेगी, 40 रुपए के आसपास का अर्निंग रिपोर्ट करेगी और 30-35 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 1200 रुपए के शुरुआती लक्ष्य के हिसाब से एलेम्बिक फार्मा। ओके एलेम्बिक फार्मा, ये इस पर एक इस समय ट्रेड रहेगी। तो ये कुल मिलाकर अब तक की 4 ट्रेड्स। एक काम करते हैं, एक बार जरा वापस वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। कुछ सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल हैं। एक बार वापस चलते हैं वहाँ पर, अगर हमारे पास है वो कट करिए उस पर वापस। Curve to beat your adversary. So that is what is going to happen. So if you ask, was this different? Was this engagement different? Definitely it was different. And a lot of new aspects have come out, but we were prepared for it. We were trained for it and we were equipped for it. That is the only aspect that I can share with you at this time. Thank you. Ladies and gentlemen, the last question, 161. Hi sir, thank you sir. Snesh Philip here from the print. So the social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility. And there is a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. Ladies and gentlemen, thank you so much. As I said yesterday. Okay. तो देखिए, एक रीज़न है कि ये इस तरीके से इतने सीनियर पोजीशन में होते हैं, हर एक सवाल को किस तरीके से जवाब देना है ये देना आता है। और बड़ा हाँ वीरू, बड़ा अच्छा आंसर था
बहुत शानदार आंसर था। थैंक्स फॉर टेलिंग अस दैट दैट्स अ न्यूक्लियर साइट। थैंक्स फॉर टेलिंग लेकिन अस। हाँ, लेकिन हमने ऐसा कुछ किया नहीं। ये भी उन्होंने एक चीज़ कही। वैसे उन्होंने एक और चीज़ कही जो काफ़ी एक रामचरितमानस की एक चौपाई उन्होंने कही कि विनय न मानत जल्दी जड़, गए तनि दीन बीत, बोले राम सकोप तब, भय व्यू होई न प्रीत। बेसिकली ये उस समय का प्रकरण है वीरू, जब भगवान राम समुद्र पार करके लंका जाने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने 3 दिन तक समुद्र से विनती की कि हमें आप क्रॉस करने दीजिए, और वो जब नहीं माने तो हाँ रास्ता दे दीजिए। जब नहीं माने तो जब आग्रह से काम नहीं चला तो भय दिखाना ज़रूरी होता है। तो आग्रह कई बार किया पाकिस्तान को, नहीं माने तो भय दिखाया और अच्छा खासा भय दिखाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मार्केट ने शानदार सलामी दी इस पूरे के पूरे मामले को, और अब निफ्टी देखिए 900 पॉइंट ऊपर। क्या ये नई तेज़ी की शुरुआत है? क्या इस मार्केट में अभी भी आपको लॉन्ग रहना है? कहाँ पर आपको पैसा लगाना है इस मार्केट में? ये सब जानते हैं पेडिग्री एडवाइज़र के फाउंडर दिलीप भट्ट से। दिलीप जी गुड आफ्टरनून। बताइए, पहला सवाल, क्या आज की तेज़ी के बाद भी इस मार्केट में बाइंग के मौके खोजे जाएं? पहले तो अनुज जी, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू बिकॉज आपने बहुत सबसे पहले सीज फायर के बाद लिख दिया था कि एटलीस्ट मिनिमम 500 पॉइंट्स निफ्टी ऊपर जाएगी, और आज तो बहुत बड़ा सैल्यूट दे दिया है मार्केट ने, इसमें कोई दो राह नहीं है। आपके क्वेश्चन में जो आप पूछ रहे हैं कि वेदर इट इज सस्टेनेबल फ्रॉम दीज लेवल्स, मुझे लगता है जिस तरह से एफआई का बाइंग हो रहा है, जिस तरह डीआई का बाइंग हो रहा है, और होपफुली हम देखेंगे कि इन्वेस्टर्स भी थोड़े शायद वापस आ जाएंगे, तो यहाँ से एक बड़ा करेक्शन होगा ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है। यहाँ से मुझे लगता है शायद नीचे में सपोर्ट आ जाएगा, लेकिन यहाँ से वेदर वन कैन मेक अ रीजनेबली गुड रिटर्न, वो मैं बहुत एप्रीहेंसिव हूँ, वो आई एम नॉट टू श्योर। मुझे लगता है शायद अगर आपको होल्ड भी करना पड़े तो शायद इट विल बी ओवर 18 to 24 मंथ्स, क्योंकि यही मार्केट की ब्यूटी है, खूबी है कि अगर जो आप टारगेट सोच रहे हैं वो शायद टारगेट जो 1 साल में सोच रहे हैं वो टारगेट शायद 1 महीने 2 महीने में हो जाए, और फिर बाकी टाइम शायद इट में गो साइडवेज। Looking at the economy, looking at the way the things are at the moment on an overall basis, मैं यही समझूंगा कि मार्केट शायद यहाँ से ग्रेट रिटर्न दे, ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। One should be cautious and one should be extremely selective on an overall basis. ओके दिलीप जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। बट सर, ये यूएस और चाइना की ट्रेड डील, मेरे ख्याल से ये क्रम जब शुरू हुआ था तभी से हम कोलैप्स करना शुरू हुए थे, और कोलैप्स हुआ था आईटी, और वो डैमेज ऐसा था कि जो शायद खराब अर्निंग्स पे भी इतना डैमेज नहीं होता जितना उस समय डैमेज हुआ था विद द फियर ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन इन यूएस। अब आपको क्या लग रहा है, आईटी ने जो ये आज मूव दिया, क्या यहाँ से आईटी डिलीवर करके देगा, और क्या आईटी एक प्रेफर्ड स्पेस होगा आपका जिसपे आप 18 से 24 महीने के लिए कैपिटलाइज करें? वीरेंद्र जी, मैं ऐसे कहूंगा कि आईटी वाज अ पार्ट ऑफ द कोलैटरल डैमेज, जो जिस तरह से यूएस अपने टैरिफ की जो चर्चा कर रहे थे और वर्ल्ड को जो कह रहे थे, तो उसमें काफी सारे सेक्टर्स में ये डायरेक्ट इम्पैक्ट की जगह कोलैटरल डैमेज हो गया है। और अभी यहाँ से अगर हम देखें तो अभी भी क्लैरिटी काफी है नहीं यहाँ पर, अभी भी क्या होगा वो निटी-ग्रिटी में जब भी आएगा तब पता चलेगा। लेकिन मैं ये कहूंगा ऑन अ मैक्रो बेसिस, आईटी फ्रॉम द करंट जो लेवल इंडेक्स का है, तो आईटी शायद एक आपको एक डिफेंस बना सकता है, आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा बहुत रेजिलियंस दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर सारे कंपनीज काफी अच्छे वेल मैनेज्ड है। कन्वर्जन फ्रॉम एबिटा टू फ्री कैश आल्सो इज वेरी हाई एंड आरओ इज आल्सो वेरी रीजनेबल। वॉल्यूम ग्रोथ अभी भी आना बाकी है, वो शायद नहीं आएगा ऐसा मैं मानता हूँ इन द नियर टर्म, एक्सेप्ट फॉर परसिस्टेंस और मे बी कोफॉर्ज। इन दोनों को अगर हम छोड़ें जिनका वॉल्यूम ग्रोथ आल्सो इज गोइंग टू बी गुड, बट अदरवाइज आईटी एज अ सेक्टर मुझे लगा थोड़ा बहुत हेडविंड्स रुपये और डॉलर के चलने से भी होगा। तो ऐसा लग रहा है कि इट में प्रोवाइड डिफेंस टू योर पोर्टफोलियो, लेकिन कोई प्रोएक्टिव रिटर्न्स मिले इस सेक्टर में, आई हैव माय ओन डाउट्स। ओके दिलीप जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ।
अभी आपसे थोड़ी देर पहले ये चर्चा हो रही थी, मैं सुन रही थी, आप कह रहे हैं कि अभी भी कॉशियस रहेंगे बाजार को लेकर और सेलेक्टिव अप्रोच रहेगा आपका। इवेंट्स की बात करें सर, तो बहुत सारे इवेंट्स अभी तक बाजार ने बनाए हैं, चाहे टैरिफ वॉर की बात करें, बजट की बात करें, रेट कट्स, भारत पाकिस्तान का तनाव, अर्निंग्स, बहुत सारी चीज़ें। अब आपको क्या लग रहा है, कौन से चैलेंजेस भारतीय शेयर बाजार में दिख रहे हैं जो अभी भी आप कॉशियस हैं और सेलेक्टिव अप्रोच अपनाएंगे? श्रेया जी, मैं ये मानता हूँ कि इंडिया के लिए जो जीडीपी ग्रोथ की जो बात हो रही है वो मुझे लगता है शायद अभी भी अराउंड 6.5% ऊपर में ऊपर हो रही है, 6.5 6.7 तक। और मेरा ये बहुत फर्म कन्विक्शन है कि 6.75% के जीडीपी ग्रोथ में मुझे नहीं लगता इट कैन प्रोवाइड अ वेरी सॉलिड टेलविंड और सपोर्ट टू द कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ। अपने जीडीपी हैज टू क्रॉस वेरी डिसाइसिवली 7%, 7.5%। अगर हमको देखना है कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ एकदम रिवाइव हो जाते हैं तो शायद इट विल कम रोरिंग बैक। बट ये जब तक नहीं होता है तो मैं यही मानूंगा कि ओवरऑल ईपीएस ग्रोथ फॉर द निफ्टी विल कंटिन्यू टू बी वेरी, आई मीन इन द नॉर्मल रेंज ऑफ 10 to 12%, 14%। और कोई कार्य एबनॉर्मल इवेंट कुछ हो गया तो मे बी 14-15%, लेकिन 10-12% से ज्यादा निफ्टी ईपीएस ग्रोथ चलना बहुत डिफिकल्ट है। और जीडीपी ग्रोथ को भी 7 के ऊपर लेके जाना ऑल्सो इज नॉट गोइंग टू बी इजी। टेकिंग बोथ द फैक्टर्स इनटू अकाउंट मुझे लगता है शायद ये एक हेडविंड के हिसाब से बना रहेगा। और वैल्यूएशन अगर हम देखें तो वैल्यूएशन सस्ते बिल्कुल नहीं है। एक biggest tailwind of course is the FII buying which will provide support at the lower levels। यहाँ पर जो कोई भी करेक्शन आए तो शायद वहां पर वो उनको सपोर्ट दे दे। तो यही मेरा मेन रीजन है जो मैं मानता हूं कि जीडीपी ग्रोथ जो 6.5% के आसपास रहेगा एंड विच विल मेक मार्केट मूव साइडवेज बिकॉज वैल्यूएशंस विल कंटिन्यू टू लुक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। ओके, चलिए अब आपने फार्मा का पासिंग में जिक्र किया, लेकिन अब अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब का अगला फोकस फार्मा पर होगा, प्राइसेस गिराने पर, हालांकि अभी जो बात हो रही है वो पेटेंटेड ड्रग्स की है, जेनेरिक पर अभी कोई खास बात हुई नहीं है, लेकिन फार्मा में आप अभी केयरफुल रहेंगे या मौके ढूंढेंगे गिरावट में? अनुज जी, मैं यही कहूंगा कि फार्मा में जहां पर भी करेक्शन होता है तो मुझे लगता है दिस विल बिकम एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, क्योंकि मैं यही मानता हूं कि फार्मा में इट इज द डिमांड इज प्राइस इन इलास्टिक। और ट्रम्प भले ही जो कुछ भी करना चाहें, इंडियन बेसिकली आर एक्सपोर्टिंग जेनेरिक प्रोडक्ट्स, तो उन्होंने प्रेस्क्राइब प्रोडक्ट्स के लिए बात किया है। ऑफ कोर्स इट इज टू अर्ली टू से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट इंडिया लार्जली केटर्स टू द जेनेरिक मार्केट और ये जेनेरिक मार्केट में इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा ऐसा मैं मानता हूं। उसमें भी कोई प्राइस कंट्रोल आए तो बात अलग है। तो इसके लिए जो कुछ भी करेक्शन निफ्टी में फार्मा में हो रहा है और फार्मा कंपनीज में हो रहा है, I will think this is an opportunity to buy in the long run because most of the companies are very well managed. They have demonstrated good resilience और अच्छा export बता रहे, not just to USA even but to the rest of the world. So I will say that pharma companies merit a look at every correction. चलिए दिलीप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी, आपने खुल के स्टॉक्स पर बातचीत करी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अनुज, वाकई जिसे कहते हैं मूड अच्छा होना, आज बाजार का मूड अच्छा हुआ। अनुज, एक मैसेज आया मेरे पास अभी इनवाइटिंग फॉर वियतनाम ग्रुप टूर फॉर नेक्स्ट वीक, मतलब सबका मूड ठीक हो गया आज, टूर्स एंड ट्रेवल्स की गतिविधियाँ फिर स्टार्ट हो गई है ना। खैर, मैं थोड़ा सा बस सांकेतिक तौर पे इस मैसेज को आपको दिखा रहा था। क्या लगता है यहाँ से क्या करें, क्या खुल गया है, जोन कौन सा? देखिए, पहली बात तो कल के लिए जो सबसे एक सिंपल ट्रेड रहेगी वो है अपनी लॉन्ग पोजीशन को कैरी करना। आज तेज़ी का पहला दिन है। मेरा 3 का एक कॉन्सेप्ट होता है, तेज़ी के दिन पहले दिन तेज़ी होती है, दूसरे दिन थोड़ी कम तेज़ी और तीसरे दिन आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलता है। तो निफ्टी में तो 100% आप पोजीशन कैरी करें, ये मेरा व्यू होगा। उसके अलावा अगर आप चाहें तो इंडिविजुअल आईटी सेक्टर में, मेटल में, ये 2 और सेक्टर है जहाँ पर आप पोजीशन कैरी कर सकते हैं। आज देखिए नैस्डैक फ्यूचर कितना ऊपर है, मेरे ख्याल से कल सुबह आपको एक और गैप अप मिलना चाहिए आईटी और मेटल्स में,
और कल एक और मार्केट में मुझे लग रहा है कि आपको ट्रेंड डे मिलेगा। जैसा आज एक ट्रेंड डे मिला है, ट्रेंड डे ना भी मिले तो माफ़ कीजिएगा, तो एटलीस्ट जो आज कैरी करेंगे उन्हें कल एक और मौका मिलेगा, एक और अपटिक मिलेगा, एक और गैप अप कल मिलना चाहिए मार्केट में। और इस स्विंग में हम निफ्टी पर 25,500 और बैंक निफ्टी पर 56,000, जो 25,500 का लेवल मैंने मेंशन किया था पहले भी कि 25,500 निफ्टी पर और 56,000 बैंक निफ्टी तक हम जा सकते हैं, जिसमें से हो सकता है कि 25,100 25,200 आपको स्क्रीन पर कल ही दिख जाए। निफ्टी की बात हो रही पर निफ्टी दिखा दीजिए, 24,900 पर हम क्लोज कर रहे हैं आज। मेरे ख्याल से 24,940 पर एकदम हाईएस्ट पॉइंट है डे का, हाईएस्ट पॉइंट। कोई भी मार्केट अगर एकदम इस तरीके से हाईएस्ट पॉइंट पर बंद हो रही है और वो भी 2 हफ्ते की अनसर्टेनिटी खत्म होने के बाद, देखिए बाजार को पसंद क्या नहीं होता, बाजार को पसंद नहीं होती अनसर्टेनिटी मोर देन एनीथिंग एल्स। आउटकम सेकेंडरी है, अनसर्टेनिटी मेन है। अनसर्टेनिटी खत्म हुई मार्केट की, टैरिफ डील हुई, ये सब कुछ हुआ। अब मार्केट अगला ट्रिगर निकाल लेगा। अब मार्केट को ज़रूरत है, जैसे आज मानसून है, वो एक और ट्रिगर मिल गया, कल को रशिया यूक्रेन का कुछ हो जाएगा, वो मार्केट एक ट्रिगर बना लेगा। अब मार्केट कोई ना कोई ट्रिगर ढूंढ लेगा। अच्छा बीरू, एक और चीज़ होती है एक इस मार्केट में, आप नोटिस करिएगा, अब यहाँ से नंबर भी अच्छे आएंगे। अब जो हमने कल के नंबर्स प्रीव्यू करे हैं ना, बाई चांस की बात है, देखिएगा नंबर्स भी सारे अपने आप और अच्छे आएंगे यहाँ से। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें एक एक करके बीरू अब जुड़ने लगेंगे और शायद मार्केट में अब पॉजिटिविटी रहेगी। चलिए एक काम करते हैं, अब कल की BTST ट्रेड्स ले लेते हैं फटाफट, फिर वीरू के पास चलेंगे मार्केट ब्रेथ के लिए। गावा सर क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? गुड इवनिंग टू यू वंस अगेन। स्टॉक का नाम है ICICI बैंक। मुझे लगता है इसमें मोमेंटम है और बिल्डअप कर रहा है। 1448 के आसपास ट्रेड कर रहा है ICICI बैंक और 1442 का स्टॉप लगाना चाहिए, सिर्फ 6 रुपए का। नियर टर्म टारगेट 1460, लेकिन हायर जोन देखेंगे ICICI बैंक में। यस ओके, ICICI बैंक आप के पिक। राजेश पालवे जी, आप क्या पिक कर रहे हैं कल के लिए? तो श्रेया जी, हीरो मोटर यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। जिस तरीके से स्टॉक की आज क्लोजिंग हो रही है और अपने 100 डे मूविंग एवरेज को अभी ये सरपास करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है हीरो मोटर में मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 4,060 4,080 के अपसाइड के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस 3960 के आसपास रखेंगे। ओके, हीरो मोटर को आप 3992 पे आपका कॉल। कविता जी, आपका कैरी करेंगी? वीरेन जी, बजाज फिनसर्व को लेकर जाएंगे, 2050 के लेवल पर है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 2120 2150 के प्राइस टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 2030 का। ओके, अमित जी आपका ट्रेड कल के लिए? जी अनुज जी, एक्सिस बैंक इसने एक अच्छा थ्रस्ट आज जनरेट किया पुल बैक के बाद। 1202 के लगभग इसका प्राइस है। 1185 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1240 तक के टारगेट्स रहेंगे। ओके, एक्सिस बैंक ये कॉल आते हुए अमित जी की तरफ से। मानस जी आप बताइए, आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? देखिए, एस्कॉर्ट्स के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। इसका फ्यूचर खरीदेंगे 3369 3369 के स्टॉप लॉस लगाएंगे और 3550 के टारगेट सेट। ओके, राजेश सतपुरे जी से ट्रेड पिक करते हैं। राजेश जी, क्या कैरी करेंगे ट्रेड ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? हाँ जी, वीरेंद्र जी, देखिए मैं चोला फाइनेंस को लेके जाऊंगा। चोला फाइनेंस इज एट 1585, स्टॉप लॉस रहेगा 1565, यानी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करे और चोला फाइनेंस में लॉन्ग करे। आई थिंक ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा करीबन 1620 तक, 1610 1620, यानी करीबन 35-40 पॉइंट का स्विंग चोला फाइनेंस में मिलना चाहिए। सो दिस इज माय BTST। ओके, चोला ये हो गई BTST। अब वीरू के पास चलते हैं आज मार्केट ब्रेथ के लिए। मेरे ख्याल से वीरू, मैंने काफ़ी समय से मार्केट ट्रैक करी है। कोविड के बाद जो एक रैली आई थी उसमें भले ही ऐसी एडवांस डिक्लाइन रही हो, उसके बाद ऐसी एडवांस डिक्लाइन मैंने नहीं देखी। 10:1 की एडवांस डिक्लाइन आज रही, लेकिन F&O में क्या रही पिक्चर बताइए जरा। जी अनुज, एक स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेते हैं, है ना, और कोई ना कोई दे ही देगा ट्विटर पे हमें। मैं नहीं लूँगा, आप नहीं लूँगे, तो कोई ना कोई तो डाल ही देगा। इट्स गुड, लुकिंग गुड, बहुत अच्छे आपकी स्क्रीन पे ब्रेथ। और ये देखिए, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग, ये 4 स्टेट्स मैं आपको दिखाता हूँ जो कि आज नजर आती है कंप्लीटली बुल्स के फेवर में। हार्डली नो शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस टू कैरी लॉन्ग, और अपनी शॉर्ट काट लो, इस बात का कन्विक्शन। मार्केट का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग बिल्डअप, हिंदुस्तान कॉपर, एस्कॉट्स कुबोटा, आइनॉक्स स्पिन, नाल्को और परसिस्टेंट। आपने एक चीज़ देखी, अदर देन IT बहुत सारे स्पेस है जो लॉन्ग कैरी कर रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग IT में बहुत स्ट्रॉन्ग थी आज, ओरेकल फाइनेंशियल्स, देन बिरला सॉफ्ट, हालांकि सेल SJVN HFCL भी आपको नजर आएंगे। और उसके बाद
शॉर्ट था मात्र सन फार्मा में, HCL, सोलर इंडस्ट्रीज, दिवीज लैब और UPL। और जहां तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना, वो डिजिट्स काफ़ी कम है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिगर्स हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो मानस ने कही चलते चलते, निफ्टी ऑटो को देखिए आप जरा प्लीज़। मानस, आपने सिंस एस्कॉट्स पिक किया था, ये निफ्टी ऑटो की रीडिंग करी क्या आपने? क्या बेहतरीन, क्या खूबसूरत 23,412 पे इंडेक्स। मानस, ये वीक का स्टार्ट ऑटो के लिए कैसा हुआ है? तो देखिए, ये क्लियर कट ब्रेकआउट है। ये इंडेक्स पहले से ही हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा था करीब 20,000 से, लेकिन आज एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो जो नेक्स्ट टारगेट इस इंडेक्स का होगा वो करीब 24,200 का होगा। करीब 800 पॉइंट की रैली करंट लेवल से आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए यहाँ पर अभी भी लॉन्ग करने की अपॉर्चुनिटी दिखती है ऑटो में। ओके, चलिए आप बताते हैं आपको आज का मार्केट का पंचनामा का टीजर। श्रेया, बताइए आज क्या सवाल है? सवाल आज एक पिक किया मैंने UPL पे। आज चढ़ते बाजार में ये स्टॉक देखें, थोड़ा सा डेंट खाता हुआ नजर आया, लगभग 0.25% की गिरावट। इस पर्टिकुलर काउंटर पे क्या राय रहेगी सर? इतने अच्छे मार्केट में जो नहीं चला उसको छोड़ दें, सिंपल लॉजिक है मार्केट का। देखिए, लाइफ में ना मेरा एक रूल होता है, टाइम और पैसा लिमिटेड है। उनके साथ स्पेंड करें जिनके साथ आपको खुशी मिलती है, जो खुशी ना आते हैं उन्हें छोड़ दें। तो इसके लिए ये एक लाइफ के सिंपल फंडा स्टॉक मार्केट में भी अप्लाई होता है। तो इसके लिए नहीं आपको कुछ करना, आप छोड़ दीजिए। इतनी बड़ी मार्केट पड़ी है, वहाँ कुछ ना कुछ और ढूंढ लेंगे, क्या दिक्कत है। बिल्कुल। दूसरा सवाल हो, लेकिन उससे पहले कमेंट प्रसाद पाटिल जी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अनुज सर, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर गाइडिंग टू मेक माई ETF पोर्टफोलियो एंड दैट इज प्रॉफिटेबल, थैंक यू सो मच। मुझे खुशी हुई कि ETF पोर्टफोलियो लोगों ने बनाया है। मार्केट में सबसे सिंपल तरीका है पैसा बनाने का। शायद देखिए, मैं तो कई बार पब्लिक फोरम पे कह चुका हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ मार्केट में तो वो वाया ETF करता हूँ। तो इसके लिए बिल्कुल अगर आप डेली के नॉइज़ से, इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहते हैं तो ETF इज़ द बेस्ट वे टू डू दैट। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। हालांकि हमने डिस्कस किया अभी, जिस तरीके से आज हैल जैसे स्टॉक में थोड़ा सा गिरावट आया है, क्या करना चाहिए जिनके पास है? स्वाभाविक है आज थोड़ी सी गिरावट आना। देखिए, इसको ना किसी तरीके से ये मत समझिए कि मार्केट को बहुत लोग हैं जो कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट हैं ना, वो आपको बहुत मिल जाएंगे इस देश में। वो आके कहेंगे कि नहीं, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अरे एक बार देख तो लो पहले कितना चला था, आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो क्या हो गया, ठीक है ये। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, डिफेंस एज ए बास्केट आगे भी अच्छा करेगी, क्योंकि ये हमारा फोकस कंटिन्यू रहेगा यहाँ पर। इसके लिए ये आगे भी बास्केट जो है वो आउट परफॉर्म करेगी। चलिए 3:35 पर जुड़िएगा श्रेया के साथ, और आज सवालों का जवाब देने के लिए रचना जी जुड़ेंगी मार्केट के पंचनामा में 3:35 पर। निफ्टी एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर बंद होता हुआ पिछले कुछ मिनटों में बैंक निफ्टी में भी एक और अच्छा मूव आया, लेकिन एक आध स्टॉक्स हैं जहां थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब मार्केट हल्का सा नर्वस हो रहा है। एक बार एशियन पेंट्स लेकर आइए जरा। क्रूड देखिए आप, ब्रेंट क्रूड 66 क्रॉस कर रहा है इस समय। ये बस थोड़ा सा एक मार्केट की शायद आगे इकलौता दिक्कत वाला मामला हो सकता है, क्योंकि 66 अब ब्रेंट क्रूड पर, पिछले हफ्ते हमने 60 देखा था, एक बार दिखा दीजिए 66, 3% के करीब ऊपर है। अगर आज की इसमें एक नेगेटिव अगर आप ढूंढना चाहें तो वो शायद वही होगा। अच्छा, आज करेंसी मार्केट बंद थी, इसके लिए हमने डॉलर रुपये की बात नहीं की जो बहुत लोग पूछ रहे थे, क्योंकि क्योंकि वो भी एक और फैक्टर होगा जो आगे इम्पॉर्टेंट होगा। आज बुध पूर्णिमा की वजह से वो मार्केट बंद थी। लेकिन खैर एनीवे, जो टॉप गेनर्स में से इस समय हैं हिंदुस्तान कॉपर 10% ऊपर बंद होता हुआ। गाबा सर, अगर कैरी करनी हो कोई ऑप्शन पोजीशन हिंदुस्तान कॉपर में तो कर सकते हैं क्या? हिंदुस्तान कॉपर, वेल निकाल देते हैं चार्ट हिंदुस्तान कॉपर का। हिंदुस्तान जिंक है, हिंदुस्तान कॉपर, यस मिल गया, ले सकते हैं, बिल्कुल लेना चाहिए। 225 पर ट्रेड कर रहा है, 220 का स्टॉप लगा है, 240 यस पॉसिबल है उसकी विसिनिटी, लेने लायक है हिंदुस्तान कॉपर। ओके, हिंदुस्तान कॉपर मेटल्स में भी एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है आज, और हालांकि पुल बैक सारी बास्केट में ही है। और एक बार चलते चलते होटल्स को देख लेते हैं सारा, एक बार फिर से ये पूरा का पूरा स्पेस इंडियन होटल्स आपकी स्क्रीन पे आएगा। इंटरग्लोबेशन सबसे ज़्यादा कंफर्ट इनको मिला, दूसरे पायदान पे आता है आईटी ग्रेजुअली याद रखिएगा 935 के बाद बिल्डअप शुरू हुआ था, बट अंतिम दौर तक कायम रहा। 2400 पॉइंट निफ्टी आईटी ऊपर, और निफ्टी आईटी इस गेन के साथ याद रखिएगा निफ्टी आईटी ने
सुबह जब मैंने पहली बार मेंशन किया था और हम डिस्कस कर रहे थे अनुज और मैं कि अब आईटी चल रहा है, उस वक्त आईटी का लेवल था 37,755 और क्रॉस हुआ था, सुबह भी देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा आप एक बार, 50 डेमा एंड विद इन ए सिंगल सेशन, सिर्फ एक ही दिन में आपने 50 डेमा से लेकर 100 डेमा तक का सफ़र किया, जो कि था लगभग 2200 पॉइंट का। ह्यूज। और उसके बाद जरा एक बार दो तीन स्टॉक्स और रख दीजिए जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग मूव लेके गए। दैट्स मिड कैप आईटी में कोफोर्ज, शानदार मूव यहाँ पे, और एक परसिस्टेंट। लार्ज कैप आईटी में टेक महिंद्रा, और एक बार एक स्टॉक और लेके आइए जहाँ पर मूव आज बहुत स्ट्रॉन्ग था, एस्कॉर्ट्स को बोटा। मेरे ख्याल से ऑटो में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल जो क्रिएट हुई वो है 3430 पे आपकी एस्कॉर्ट्स की। ये इनफैक्ट कैरी भी किया था मानस ने। चलिए अब एक काम करते हैं, इस क्लोजिंग के लिए चलते हैं अनुज के पास। शानदार क्लोज अनुज के साथ। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल शानदार क्लोज मार्केट के लिए। करीब 920 पॉइंट निफ्टी ऊपर रहा 24,926 पर। निफ्टी बैंक 3.5% ऊपर, निफ्टी आईटी 6.5% ऊपर। जी हाँ, ये एक दिन के मूव हैं, महीने के मूव नहीं है, एक दिन में निफ्टी आईटी 6.5% ऊपर। मिड कैप इंडेक्स 4% ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स 4.25% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन देखिए 10:1 का, एग्जैक्ट 10:1 का। 2450 बढ़ने वाले शेयर, 246 गिरने वाले शेयर। सेंसेक्स भी करीब 3000 पॉइंट की रैली के बाद 82,400 पर बंद होता हुआ। तो शानदार मोमेंटम मार्केट में। सेक्टोरल एक बार हीट मैप देखते हैं ज़रा, वो कैसा रहा। अच्छा देखिए, सेक्टोरल हीट मैप में भी एक कहानी छुपी है। फार्मा जो आज 3% 4% नीचे शुरू हो रहा था, वो भी आज एक्चुअली ग्रीन में बंद हुआ। लेकिन उसके अलावा सबसे ज़्यादा बड़ी रैली आई निफ्टी आईटी में 6.5% ऊपर निफ्टी आईटी। उसके अलावा टैरिफ से रिलेटेड एक और सेक्टर था निफ्टी मेटल, और चाइना डील से रिलेटेड। तो आईटी 6.5% और मेटल करीब 5.25% ऊपर था। रियल एस्टेट 6% ऊपर, सबसे ज़्यादा हाई बीटा स्पेस रियल एस्टेट स्पेस में होता है, इस वजह से यहाँ पर अच्छे मूव थे। कैपिटल गुड्स 4% ऊपर था। और उसके अलावा आप देखिए सारे सेक्टर 2.5 से लेकर 4% ऊपर थे। तो सबसे कम चला सेक्टर फार्मा के अलावा, सबसे कम चला सेक्टर एफएमसीजी, वो भी करीब 2.5% ऊपर था। और उसके अलावा पीएसयू बैंक्स, पीएसयू इंडेक्स, फाइनेंशियल्स, अक्रॉस द बोर्ड अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी आज के ट्रेड में। ऑटो में अच्छा मोमेंटम आया टुवर्ड्स द एंड, 3.5% ऊपर रहा। निफ्टी का हीट मैप देखते हैं। कुल मिलाकर निफ्टी में 2 लूजर्स थे, इंडसइंड बैंक और सन फार्मा। और 3.5% इंडसइंड बैंक, 3.5% सन फार्मा नीचे थे। उसके अलावा देखिए आप अक्रॉस द बोर्ड तेज़ी थी, मतलब तेज़ी इस लेवल की थी कि टाइटन 1.5% ऊपर था लेकिन अंडर परफॉर्मर था आज, इस तरीके की मार्केट थी। इन्फोसिस आज का हमारा बिग स्टॉक था 7.5% ऊपर। अदानी एंटरप्राइजेस, श्रीराम फाइनेंस, ट्रेंट, HCL टेक, विप्रो। तो आईटी के सभी नाम में अच्छी जोश। टेक महिंद्रा, टाटा स्टील, TCS, लार्सन एंड ट्यूब्रो, NTPC, बजाज फाइनेंस, रिलायंस, SBI। बेसिकली आज वो मार्केट थी वीरू जहाँ पर वो कहानी आ रही ना कि एक बंदर को 50 डांट दिए, उसने 50 डांट फेंके और ऑलमोस्ट सारे विनर्स पे जाके लगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और आप सोचे ना अनुज, तेज़ी किस प्रकार की थी कि 1800 पॉइंट निफ्टी बैंक ऊपर था और आपकी मेरी बात एक बार भी नहीं हुई इस पर, है ना। 1800 पॉइंट, है ना। सही बात, एक बार भी बात नहीं हुई, सही बात है ना। हम सिर्फ एंगेज रह गए और मशरूफ रह गए निफ्टी आईटी में, और निफ्टी को देखते देखते जो कि करीब 900 ऊपर रहा। खैर, बेहद शानदार, बेहद खूबसूरत ये सोमवार रहा, हरे रंग में डूबा हुआ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। दिन तो बहुत अच्छा गुजर गया, रात भी अच्छी गुजरे, याद रखिएगा, रात भी अच्छी गुजरनी बहुत ज़रूरी है। और आई होप जब सुबह मुलाकात होगी तो रात अच्छी बीत चुकी होगी। और बाकी अगर कोई प्रश्न है आपका तो ज़रूर पूछेगा श्रेया के साथ। मार्केट का पंचनामा में आज रचना जी होंगे श्रेया के साथ आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। सुबह होगी आपसे मुलाकात, मॉर्निंग कॉल, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।